हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। माय नेम इज लावे नसीम। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं फिर से इस लाइव सेशन को। हाइड्रोलिक मशीन हमारी चल रही है। सबसे पहला सेशन हमने कंप्लीट करा जहां पर हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा, सिंपल टरबाइंस का एंड हाइड्रोलिक मशीन्स के क्लासिफिकेशन को डिस्कस करा। अब बारी है सेशन को थोड़ा और आगे लेके जाने की। तो रेडी हो भाई सारे के सारे लोग? जल्दी से बता दो। आर यू रेडी? वेलकम बैक, वेलकम बैक। अब उल्टा हो गया है पहले मैं बोलती थी वेलकम बैक ऑल दी स्टूडेंट्स, अब कमेंट सेक्शन में बच्चे बोलते हैं वेलकम बैक मैम। ऐसा ना हो तुम लोग मेरी नौकरी खा जाओ है मेरे हिस्से का भी खुद ही बोल दोगे क्या? मुझे कुछ मौका नहीं दोगे बोलने का? तब वेलकम बैक मैम मैं क्या बोलूं? मैं मर जाऊं? मैं कुछ ना बोलूं क्या? वी आर रेडी। चलो बहुत ही बढ़िया है। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में। सेशन नंबर 2 में क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको हाइड्रो पावर प्लांट दिखा देती हूँ ताकि एक पिक्चर क्लियर हो जाए। ठीक है कि बातों में तो हवाबाजी बहुत हो गई और टरबाइंस को भी थोड़ा देख लिया, डायरेक्शन समझ ली। अब पूरा एक ओवरऑल पिक्चर देख लो ताकि आइडिया लग जाए कि क्या कैसे चीजें काम करती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, वेलोसिटी ट्राइंगल। बहुत ही बढ़िया चीज है ये, इसको पूरा सिखाऊंगी, आप खुद बनाना सीख जाओगे वेलोसिटी ट्राइंगल्स को। और फिर उसके बाद हम लोग परफॉर्मेंस पैरामीटर्स की बात करेंगे। अलग अलग जगह पे किस जगह पे कौन सी पावर अवेलेबल है, मतलब कौन सी एनर्जी अवेलेबल है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखो अशोका बैच ए वाले पूछ रहे हैं पान वाला क्या किस्सा है। बेटा बहुत ही खतरनाक किस्सा है, वो सिर्फ बी वाले रिलेट कर पा रहे होंगे, तो यहाँ पर भी दिखा के जाऊंगी। ठीक है, एक टैलेंट निकल के आया मेरे अंदर से बी बैच में जो ए बैच में नहीं था। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं बेटा, ध्यान से देखो। ये पूरा पावर प्लांट है। ठीक है, आप देख पा रहे होगे। सबसे पहले मैं इसमें थोड़ा सा आपको बेसिक आइडिया दे देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या है, रिजर्वॉयर है, मतलब यहाँ पर कहीं पर डैम लगा हुआ है। ठीक है, ये डैम वाला एरिया, आपने डैम लगा दिया है तो ऑब्वियसली पानी यहाँ पर आपको बहुत सारा देखने को मिल जाएगा, जिसे हम रिजर्वायर बोल सकते हैं। ठीक है, फिर आपने क्या करा, यहाँ पर एक पाइप कनेक्ट करा। अब ये पाइप जो है ना, कैस्ट आयरन के भी बने होते हैं, ठीक है ना, कंक्रीट का भी कई बार हम लोग पेन स्टॉक बना देते हैं। तो ये जो पाइप है इसको हम लोग पेन स्टॉक बोलते हैं। नाम सबके ध्यान रखने हैं। ठीक है, यहाँ पर जब आप खुद सोचो रिजर्वायर से पानी उठा रहे हो, पेन स्टॉक में जाएगा, तो हो सकता है पानी में जो कंकड़ हैं, छोटे छोटे पत्थर हैं, जिसे हम डेब्रिस बोलते हैं, वो भी तो चली जाएंगे ना पेन स्टॉक में। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक गेट लगा देते हैं, जिससे पानी क्या होगा बेटा, छनता हुआ जाएगा। उस गेट को हम लोग बोलते हैं स्लुइस गेट। ठीक है, अभी दिखाऊंगी वो दूसरी पिक्चर में, वो चीजें ज्यादा बढ़िया तरीके से समझ आएंगी। ठीक है, वॉइस कम आ रही है अभी? ठीक है, अभी वॉइस ठीक हो गई? हाँ, वो भी ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसकी परमिशन आप सभी लोगों को मिल जाएगी, भर दीजिएगा। टेस्ट सीरीज से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, नाम नंबर चला जाएगा टीम के पास, वो रिजॉल्व कर देंगे आपकी प्रॉब्लम और आपको एक्सेस भी मिल जाएगा, तो टेंशन नहीं लेने का। ठीक है तो यहाँ पर देखो ये पेन स्टॉक आ गया। ठीक है, अब इस पेन स्टॉक में थोड़ा सा देखो, ये पेन स्टॉक क्या करेगा, जो रिजर्वायर से आपने फ्लूइड उठाया है इसको टरबाइन पर पहुंचाएगा। तो यहाँ का सारा खेला हमें डिस्कस करना है। या ये जो सिस्टम है ना, ये सिस्टम नहीं चेंज होता है। यहाँ पर रहने वाली जो टरबाइन है वो टरबाइन चेंज हो जाती है ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट, कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरीके से हमें क्या चीजें चाहिए, उसके बेसिस पर कभी हम यहाँ पर पेल्टन टरबाइन लगा देते हैं, कभी फ्रांसिस लगा देते हैं, कभी फॉर्निरॉन लगा देते हैं, कभी कैप्लान, कुछ भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो टरबाइन है हमारी, हमको इसको डिस्कस करना है। ठीक है, इसके बाद होता क्या है, जाके पेन स्टॉक से फ्लूइड, पेन स्टॉक के आगे क्या लगी होती है, नोजल लगी होती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, पेन स्टॉक के आगे नोजल होगी। उस नोजल से क्या होगा, फ्लूइड निकलेगा, इससे टकराएगा, टरबाइन रोटेट करेगी। अब देखो ये जो टरबाइन है ना, ये किस वाले अरेंजमेंट से कनेक्टेड है, ट्रांसफॉर्मर, जनरेटर, इससे कनेक्टेड है। ठीक है, तो जब टरबाइन ने अपना पूरा काम कर दिया तो यहां पर हम एक टेल रेस बनाते हैं, एक सम टाइप का बनाते हैं, कि जो भी टरबाइन से पानी नीचे गिर रहा है उसको अब हटाना भी तो है ना भैया। पेन स्टॉक से लगातार फ्लूइड आ रहा है, टरबाइन के अंदर जाता जा रहा है। अब टरबाइन के अंदर फ्लूइड भरना थोड़ी ना है, टरबाइन को रोटेट कराना है, फ्लूइड को आगे निकल जाना है। ये बिल्कुल वैसे ही काम है कि एक बच्चा बीच में खड़ा कर दिया और इधर से सब लोगों को आना है और एक एक थप्पड़ लगा के आगे बढ़ते जाना है। अब एक थप्पड़ किसी ने लगाया, वो वहीं खड़ा हो गया, तो दूसरा वाला थप्पड़ लगाएगा कैसे? अब मैंने एग्जांपल थप्पड़ का क्यों लिया, क्योंकि थप्पड़ से भी इम्पैक्ट पड़ रहा है और यहाँ पर जो फ्लूइड जाके टरबाइन से टकरा रहा है वो भी एक इम्पैक्ट ही तो है।
तो क्या करेगा, एक एक करके फ्लूइड आता जाएगा, इसको रोटेट करता जाएगा और टेल रेस के थ्रू हम क्या करेंगे, इस फ्लूइड को दूर लेके जाते जाएंगे टरबाइन से, और यहां से क्या होगा, फ्लूइड निकल जाएगा। ठीक है, तुम लोगों ने इमेजिन कर लिया थप्पड़ वाला केस है, कितनी मजा आ रही है। और उस बच्चे का सोचो जो खड़ा होगा और थप्पड़ खा रहा होगा। ठीक है, वो वही टरबाइन है, ये वही टरबाइन है जो थप्पड़ खा रहा है। ठीक है, तो टरबाइन रोटेट करी, इसने क्या करा, मैकेनिकल एनर्जी को, इस सिस्टम ने मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करा। ये इलेक्ट्रिकल वालों का पार्ट है, हमसे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन लाइन बोलते हैं। और यहाँ पर बैठे आप क्या कर रहे हो, बिजली आ गई है आपके यहाँ, अब बिजली से चल रहा है इंटरनेट और आप देख रहे हो पीडब्ल्यू का सेशन। अभी जो आप सुन रहे हो ना, ये जो सेशन सुन रहे हो, ये पूरा अरेंजमेंट इस समय वर्क कर रहा है। सबके घर में बिजली आ रही है ना, का मतलब है कहीं टरबाइन रोटेट कर रही है, इस समय भी कर रही है। ठीक है ना, इस समय भी कहीं टरबाइन बेटा रोटेट कर रही है और बिजली आ रही है, और आप मस्त बैठ के पीडब्ल्यू में वही चीज पढ़ रहे हो जो ऑलरेडी हो रही है अलग अलग सिटीज में। ठीक है, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। प्रसाद लेते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, और वहां बैठे आप आराम से सेशन एंजॉय कर रहे हो। आप सभी लोगों के घरों में इलेक्ट्रिसिटी पहुंच रही है। तो ये पूरा एक कंप्लीट अरेंजमेंट है। अब इसमें अगर आप एक एक करके छोटी छोटी चीजें देखोगे, ठीक है, मैं इसका पूरा एनिमेशन भी आपको दिखा देती हूँ। देख लो भैया जी कैसे काम करता है, मजा आ रही है। चलो बहुत ही बढ़िया। हाँ हाँ, पेनस्टॉक पाइप ही है। कई बार हम लोग कैस्ट आयरन का बनाते हैं, कई बार कंक्रीट, मगर ये बड़ा सा पाइप होता है। ठीक है, जो ज्यादा वाटर को क्या कर सके, ज्यादा वाटर को मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा सके। ठीक है, देख लो भैया जी, यहाँ से देख रहे हो बिजली जा रही है और यहाँ आप बैठे हुए हो, पीडब्ल्यू का सेशन चल रहा है। ठीक है, करंट आई थिंक स्टोर नहीं होता है। ठीक है, और भी हमारा पार्ट भी नहीं है, करंट वरेंट से हमें कोई लेना देना नहीं है, ट्रांसफार्मर से लेना देना नहीं है। हम मैकेनिकल सिविल वाले हैं, हम बना के यहाँ तक दे देते हैं, इसके बाद का सारा काम इलेक्ट्रिकल वाले संभाल लेते हैं। ठीक है, तो आप बेटा आपको सीखना क्या है ना, एक एक कंपोनेंट, एक एक डिवाइस जो हमने यहाँ पर लगाई है उसका काम क्या है और वो किस तरीके से परफॉर्म करती है, ये हमें सीखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेटा रिजर्वायर है। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि जहां तक रिजर्वायर आपका मेंटेन है, ध्यान से समझियो, ध्यान से समझियो। ये लाइन मैंने क्यों बनाई है, क्योंकि ये जो लाइन है ये हमको दिखा रहा है हेड रेस। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको अपन लोग बोलते हैं हेड रेस। ये हमारा क्या है बेटा, हेड रेस है, इसका नाम है हेड रेस। यहां तक हमारा हेड क्या है, मेंटेन है। अगर किसी पॉइंट पर मान लो इस पाइप में आप वेलोसिटी निकाल रहे हो कि यहां पर क्या वेलोसिटी होने वाली है, तो यहां से लेकर यहां तक का जो हेड होगा, यही हेड लेके, मान लो ये H1 है तो यही हेड लेके तो वेलोसिटी निकालोगे। फॉर्मूला क्या होता है, 2g √ 2g, तो जितना हेड मिल रहा है ये आप H1 ले लोगे। आई बात समझ में, अभी हेड का जो कंसेप्ट है ना वो समझ आ रहा होगा। तो जितनी ऊंचाई पर रिजर्वायर मेंटेन होगा वहां तक आपको हेड देखने को मिलेगा, वो हमारा कहलाता है हेड रेस। अब आगे सुनने की कोशिश करिए, आगे सुनने की बेटा कोशिश करिए। ये तो एक हेड रेस हो गया। इसके अलावा जैसे ही पेन स्टॉक से फ्लूइड निकल के, बेटा ध्यान से समझियो, जैसे ही पेन स्टॉक से फ्लूइड निकल के टरबाइन से टकरा गया, अब तो ये नीचे गिर जाएगा ना टेल रेस में, तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलता है, टेल रेस देखने को मिलता है। ये क्या है, दिस इज योर टेल रेस। ये क्या कहलाएगा, हेड रेस। ये क्या कहलाएगा, हेड रेस, और ये हमारा क्या कहलाएगा, टेल रेस। तो आप देख सकते हो, अगर मैं यहां पर टोटल हेड की बात करूं, ठीक है ना, अगर मैं यहां पर टोटल हेड की बात करूं तो आप भी क्लियरली उस चीज को ऑब्जर्व कर पा रहे होगे कि मैम जो टोटल हेड होगा वो यहां से लेकर यहां तक होगा। इसी टोटल हेड को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी टोटल हेड का नाम होता है ग्रॉस हेड। क्या बोलते हैं इसको, ग्रॉस हेड, HG। इसी को ही क्या बोलते हैं, ग्रॉस हेड। द डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द हेड रेस एंड टेल रेस, इतना टोटल हेड हमको यहां पर देखने को मिलता है। इसका मतलब है कि जब फ्लूइड यहां से चलता है, ये पूरा क्या लगा हुआ है, देखो ये पूरी टनल बनी हुई है, यहां पर पूरा पेनस्टॉक लगा हुआ है, ये सर्ज टैंक है, यहां पर हमने डैम बना के फ्लूइड को रोका है। आपने देखे होंगे बहुत सारे डैम, हर शहर में जहां पर भी नदी है, ठीक है ना, वहां पर डैम बनाया जाता है ताकि वाटर को रिजर्व करा के
उसका इस्तेमाल करा जा सके, उसकी एनर्जी का यूटिलाइजेशन करा जा सके। ठीक है, तो ये पूरा डैम बना है, यहां से आपका फ्लूइड पेनिस्टॉक से होते हुए यहां पर पहुंचा। आप मुझे बताओ कि यहां पर जब फ्लूइड बेटा पहुंचेगा, ध्यान से समझियो, क्या ये वही उतना ही पावर लेके पहुंचेगा जितना पावर इसके पास इनलेट पर था? मतलब यहां पर जो पावर है, जब ये पेनिस्टॉक के थ्रू होता हुआ यहां पर आएगा, तो आपको क्या लगता है कि यहां पर जो हेड होगा वो Hg होगा? क्योंकि हेड क्या है, एनर्जी का ही तो हेड ले रहे हैं, एनर्जी का ही तो हेड ले रहे हैं। आपको क्या लगता है यहां पर अगर आप देखोगे जहां से पानी उठाया हमने, टोटल जो ग्रॉस हेड है वो Hg है। ग्रॉस हेड का मतलब क्या है, टोटल हेड, हेड रेस से टेल रेस। अब ये पानी कहां चला, छई छप्पा छई करता हुआ, छई छप्पा छई करता हुआ यहां पर आया, यहां पर आया, यहां पर आया। ठीक है, आगे बढ़ता जा रहा है, थोड़ा सर्ज टैंक में भी चला जाएगा, अभी बताऊंगी सर्ज टैंक का काम क्या है, क्यों पिक्चर में आया। और यहां पर आके अब मैं यहां पर बात कर रही हूं टरबाइन इनलेट की, अभी टरबाइन से टकराया नहीं है। यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, टरबाइन इनलेट। खेला समझो, खेला समझो नहीं जाएगा, लॉस होगा। अब यहां पर क्या निकल के आता है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। कहां पढ़ाया था, फ्लूइड मैकेनिक्स में। ये जो लाइन हमने बनाई है, ये कौन सी लाइन होगी, ये आइडियल फ्लो की लाइन होगी। ये उस समय की लाइन होगी जिस समय हम मान लें कि कोई भी लॉसेस नहीं हुए हैं। तो यहां से लेकर यहां तक अगर आप देखोगे तो आपको टोटल हेड वही मिल जाएगा जो यहां पर Hg होगा। ठीक है ना, जो यहां पर Hg होगा। अब हमको समझ आ रहा है कि अगर लॉसेस हुए हैं जी, तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन ऐसे तो नहीं चलेगी, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन ऐसे नीचे आने वाली है भैया, नीचे आने वाली है। तो ये क्या है, ये रियल की कंडीशन है और ये क्या होगा, आइडियल की कंडीशन हो जाएगी। तब जाके अपन लोगों को पता चला कि भैया जी ये जो Hg बैठा था ना, इतना Hg तो हम यूज ही नहीं कर पाए। हम कितना Hg यूज कर पाए, हम कितना Hg यूज कर पाए, हम सिर्फ और सिर्फ इतना Hg यूज कर पाए भैया, इतना Hg, सिर्फ और सिर्फ हम इतना Hg यूज कर पाए। तो इसको मान लेते हैं कि ये हमारा हेड है। और ये कौन सा हेड कहलाता है, अब बता देती हूं। अब कोई भी ये नहीं बोलेगा कि नहीं पता है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस हेड। इसको क्या बोलते हैं, ग्रॉस हेड बोलते हैं। और ये वाला जो हेड होता है बेटा जी, ये होता है नेट हेड, नेट। ठीक है जी, ये क्या कहलाता है, ये नेट हेड कहलाता है। अब आप मुझे बताओ यहां से लेकर यहां तक की जो वैल्यू मिली है ये क्या होगी, बताइए। व्हाट इज दिस, ये क्या है, जल्दी से बताओ मुझे, जल्दी से बताओ, आंसर करो, ट्राई टू आंसर फास्ट। ठीक है, जल्दी से बताओ। वो जो आपको थोड़ा सा दिख रहा है वो क्या है, वो हेड लॉस है। उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, HL से। ठीक है ना, तो यहां पर ये जो वैल्यू आपको मिलेगी ये HL मिलेगी। देखो कुछ बच्चे नर्सरी वाला जवाब दे रहे हैं, मैम Hg माइनस H होगा। अरे भैया Hg माइनस H होगा, मगर ये लॉस होगा ना, हेड लॉस। अब मुझे बताओ ये किस तरह का लॉस है, टाइप ऑफ लॉसेस पढ़ाए थे। पाइप लगा हुआ है, पेनिस्टॉक क्या है, पाइप ही तो है। पेनिस्टॉक क्या है, पाइप ही तो है। इस पाइप में फ्लूइड फ्लो हुआ है, हेड का लॉस देखने को मिला है। ये कौन से हेड का लॉस होगा भैया जी, ये कौन से हेड के लॉस की बात यहां पर कर रहे हैं, ये किस तरह का लॉस है, ये किस तरह का लॉस है, फ्रिक्शनल लॉसेस है। शानदार, जबरदस्त, ये कौन सा लॉस है, फ्रिक्शन लॉस है। यहां पर कौन सी इक्वेशन लग जाएगी अगर ये फ्रिक्शनल लॉस हो रहा है, कोई बता सकता है मुझे। अगर किसी पाइप में फ्रिक्शनल लॉसेस हो रहे हैं और वो फ्रिक्शनल लॉसेस आप निकालना चाहते हो, तो एक बढ़िया सी इक्वेशन पढ़ाई थी फ्लूइड मैकेनिक्स में। उस इक्वेशन का नाम क्या था, बस नाम लिख दो, काम मैं कर दूंगी। नाम लिख दो, काम सारा मैं कर दूंगी। क्या नाम है उसका, एक भी बच्चा लिख दे तो मजा आ जाए। क्या पढ़ा था, उस इक्वेशन का नाम था डार्सी। बेहतरीन, खतरनाक भैया, तुम लोग तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहे हो। इसको बोलते हैं डार्सी और फॉर्मूला होता है
FL_V² बाई 2 इंटू G इंटू D। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हेड लॉस। पाइप में हमें फ्रिक्शनल लॉसेस देखने को मिलेंगे। एक चीज हमको ये भी समझ आ गई कि टरबाइन इनलेट की अगर अपन लोग बात करेंगे, ठीक है ना, अगर टरबाइन इनलेट की अपन लोग बात करेंगे तो यहां पर हमको नेट हेड मिलेगा, ना कि ग्रॉस हेड मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें डिस्कशन करने से भी पहले बेटा सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये बात कर लेते हैं कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, ठीक है, हाइड्रो, एक सेकंड रुकना, फ्लो बना दूं आप लोगों के लिए। ये डिस्कशन किसका चल रहा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पॉइंट का चल रहा है, पावर प्लांट का, सॉरी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कंसिस्ट ऑफ, ध्यान से समझियो और लिखियो, ठीक है, समझते जाइए और लिखते जाइए। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कंसिस्ट ऑफ, सबसे पहले यहां पर देखो, यहां से शुरू करते हैं, ठीक है ना, यहां से शुरू करते हैं, क्या है, डैम है जो हमने कंस्ट्रक्ट करा है रिवर के अक्रॉस, ठीक है ना, रिवर के अलोंग हमने क्या करा, मतलब रिवर के पास हमने एक डैम बनाया है। तो यहां पर देखो, अ डैम कंस्ट्रक्टेड across the river to store, ठीक है, आई बात समझ में। हमने बेटा जी क्या करके यहां पर रखा है, एक डैम बनाया है अक्रॉस द रिवर। अब अक्रॉस भी कई बार बच्चों को समझ नहीं आता, इंग्लिश कमजोर होती है, नहीं समझ आता अक्रॉस और अलोंग का मतलब क्या है। मान लो इस तरीके से रिवर बह रही है, ठीक है, तो रिवर के रास्ते में अगर कोई डैम बना दोगे तो ये कहलाएगा अलोंग द रिवर। और अगर इधर से रिवर बह रही है तो आपका फर्ज क्या बनता है कि रिवर को रोकने के लिए, इसके पानी को स्टोर करने के लिए रिवर का ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब अगर रिवर ऐसे जा रही है तो इस डायरेक्शन में एक डैम बनेगा, इसी को ही क्या बोलते हैं, अक्रॉस बोलते हैं। तो अलोंग और अक्रॉस में डिफरेंस समझ आ गया होगा। अगर इसी नदी के अलोंग एक दीवार खड़ी कर दोगे तो दीवार के उस साइड से फ्लूइड निकल जाएगा। अक्रॉस खड़ा करोगे तो मतलब क्या है, आगे आके ऐसे एकदम बाहुबली जैसा डैम खड़ा हो गया है, जाने नहीं देंगे, ठीक है, स्टोर करेंगे फ्लूइड को, तो इसका मतलब होता है अक्रॉस। तो पहली लाइन होपफुली सभी लोगों को मस्त तरीके से क्लियर हो गई होगी कि हमने क्या करा है, एक डैम बनाया है अक्रॉस द रिवर टू स्टोर वाटर, ठीक है। इसके बाद क्या है, अ पाइप ऑफ लार्ज डायामीटर, इसको लिख लेते हैं। दूसरा हमारा क्या काम है, अ पाइप ऑफ लार्ज डायामीटर to carry water and is known as पेनिस्टॉक, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे बेटा, पेनिस्टॉक बोलेंगे। तो यहां पर हमने क्या करा, एक पाइप बना लिया है लार्ज डायमीटर का, जिसको हम पेनिस्टॉक बोल रहे हैं, जो क्या करेगा, वाटर को कैरी करेगा कहां से कहां तक, स्टोरेज रिजर्वायर से लेकर टरबाइन तक, ठीक है ना, टरबाइन इनलेट तक। और एक चीज ध्यान रखो, एक चीज और यहां पर लिख लो, दीज पॉइंट्स आर मेड ऑफ, सॉरी दीज, ऐसे लिख लो इजी रहेगा, दिस पेनिस्टॉक is made of steel और कंक्रीट, ठीक है, इज मेड ऑफ स्टील और कंक्रीट। तो अभी तक हमने बेटा क्या करा है, दो पार्ट को यहां पर डिस्कस कर लिया है। पहला पार्ट हमारा यहां पर था कि हमने यहां पर एक रिजर्वायर बनाया, एक डैम बनाया, इसी को ही हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज आवर डैम,
यही हमारा क्या कहलाएगा, डैम कहलाएगा। इसके बाद पेनिस्टॉक आ गया। पेनिस्टॉक क्या कर रहा है, वाटर को कैरी कर रहा है, ठीक है। अब यहां पर एक चीज और सुनो, इसके बाद हमने क्या लगाया है, टरबाइन लगाया है। टरबाइन हैविंग अ ब्लेड ऑन दी पेरीफेरी ऑफ द रनर। फिर से समझो, एक टरबाइन लगाई है जिसके पास क्या है, एक व्हील है, और उस व्हील के ऊपर हमने क्या लगा रखे हैं, ब्लेड लगा रखे हैं। तो ये एक हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, पार्ट नंबर 3। तो यहां पर लिखेंगे अ टरबाइन हैविंग अ व्हील। एक टरबाइन है जिसके पास क्या है, एक व्हील है, ऑन विच जिसके ऊपर क्या है, द ब्लेड्स, जिसके ऊपर ब्लेड्स क्या हैं, आर अरेंज्ड विद इक्वल स्पेस। ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, पेनिस्टॉक से फ्लूइड गया टरबाइन में। टरबाइन में क्या है, एक व्हील लगी हुई है, उसी व्हील को हम लोग क्या बोलते हैं, रनर बोल देते हैं। उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, ब्लेड लगे हुए हैं, और ब्लेड कैसे लगाए हैं, इक्वली अरेंज्ड हैं। ऐसा नहीं करते हैं 2 ब्लेड पास पास लगा दिया, तीसरा ब्लेड दूर कर दिया, ठीक है ना। एक पूरा ब्लेड, अगर आप पूरी पेरीमीटर देखोगे, व्हील की टॉप सरफेस देखोगे, तो हर एक ब्लेड इक्वली स्पेस्ड होता है, ठीक है ना। पेरीफेरी के हिसाब से नंबर ऑफ ब्लेड्स डिसाइड करते हैं। अलग अलग टरबाइन में अलग अलग नंबर ऑफ ब्लेड्स होते हैं, वो हम टरबाइन टू टरबाइन डिस्कस करते चलेंगे कि पेल्टन टरबाइन में कितने नंबर ऑफ ब्लेड्स हैं, और पेल्टन टरबाइन की विड्थ, डायामीटर, इन सारी चीजों का रेशियो क्या होता है, तो वो तो इंडिविजुअल बात करेंगे। बट अभी हमको ये समझ आ रहा है कि यहाँ पर टरबाइन कैसे हम लोग अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिर उसके बाद हमने क्या लगाया है, टरबाइन के बाद टेल रेस का एक बहुत बड़ा काम है, ध्यान से सुनियो। चौथा, अ टेल रेस। टेल रेस, अब टेल रेस का काम क्या है, ध्यान से सुनो। इट इज अ चैनल, ये एक चैनल है, एक चैनल बना दिया है हमने, ठीक है। विच कैरी वाटर, जो क्या करता है, वाटर को कैरी करता है, विच कैरी वाटर। और ऐसे नहीं वाटर को कैरी करता, अवे फ्रॉम द टरबाइन, जो वाटर को कैरी करेगा टरबाइन से दूर ले जाके, अवे फ्रॉम टरबाइन। टरबाइन में जो भी फ्लूइड आ रहा है उसको जो है टेल रेस क्या करेगा, वहां से हटाता जाएगा, आगे बढ़ाता जाएगा। वही थप्पड़ वाला एग्जाम्पल, ठीक है, बहुत ही मस्त एग्जाम्पल है, याद रह जाएगा। अब देखो यहां पर हम लोग एक चीज और लगाते हैं, यहां पर कई बार हम लोग बेटा इस तरीके से यहां पर कई बार हम लोग ड्राफ्ट ट्यूब भी लगा देते हैं, ठीक है। अब ड्राफ्ट ट्यूब की कहानी सुन लो, इसको अलग से भी डिस्कस करेंगे, इसकी एफिशिएंसी को भी डिस्कस करेंगे। बट ये ड्राफ्ट ट्यूब कहां से आ गया, ड्राफ्ट ट्यूब, ठीक है। तो एक चीज समझो, एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि हम कभी भी इंपल्स टरबाइन में ड्राफ्ट ट्यूब नहीं लगाते हैं। रीजन बताती हूं, क्योंकि इंपल्स टरबाइन में प्रेशर एनर्जी की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की। तो ड्राफ्ट ट्यूब को हम सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन टरबाइन में लगाते हैं। अब बात आती है कि मैम क्यों ड्राफ्ट ट्यूब को आपने रिएक्शन टरबाइन में क्यों लगाया, मैं यहीं पर लिखती जा रही हूं, ध्यान से समझियो। ड्राफ्ट ट्यूब जो है ये सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन टरबाइन में आपको देखने को मिलेगी, रिएक्शन टरबाइन। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ड्राफ्ट ट्यूब हमको सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन टरबाइन में देखने को मिलेगी, ठीक है। अब रीजन क्या है, देखो रिएक्शन टरबाइन के पास प्रेशर एनर्जी भी है। होता क्या है कि यहां पर एट द एग्जिट ऑफ द टरबाइन जब फ्लूइड नीचे आता है तो इसके पास जो प्रेशर होता है ना वो बहुत ही कम होता है। मतलब क्या है कि हम इनलेट पर प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी दोनों यूज कर रहे हैं, ठीक है। फिर वो टरबाइन के अंदर गया, हमने प्रेशर एनर्जी उसकी यूटिलाइज कर ली टरबाइन को रोटेट कराने में। तो जब टरबाइन के एग्जिट पर आप वाटर को देखते हो तो उसका प्रेशर बहुत कम हो जाता है, कई बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी कम हो जाता है। तो आप खुद सोचो कि यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी कम प्रेशर हो गया है तो क्या क्या होने के चांसेस हैं। अगर प्रेशर कम होता जा रहा है और यहां पर लो प्रेशर जोन बनता जा रहा है तो क्या होने के चांसेस हैं। जब भी प्रेशर बहुत कम हो जाता है और कई बार वेपर प्रेशर उस फ्लूइड के वेपर प्रेशर से भी कम हो जाता है तो क्या होने के चांसेस हो जाते हैं, बताओ, बताइए 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 बताइए, जल्दी बताइए। इसमें तो टेंजेंशियल फ्लो होगा ना, नहीं, अभी हम यहां पर टाइप ऑफ फ्लो की बात नहीं करेंगे।
हाँ, बहुत ही शानदार, जबरदस्त, कैविटेशन, कैविटेशन। तो हमको क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई ऐसा अरेंजमेंट तो लगाना पड़ेगा ना कि वो हमारे फ्लूइड का प्रेशर बढ़ा दे, वरना होगा क्या, एक तो कैविटेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। ध्यान रखियो, रिएक्शन टरबाइन में ड्राफ्ट ट्यूब लगाते हैं, एक तो कैविटेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे, दूसरी चीज डिफिकल्ट हो जाएगा फ्लूइड को यहां से निकालना भी, ठीक है ना। बहुत सारी दिक्कतें यहां पर खड़ी होंगी। तो हमने क्या कर दिया, एक ऐसा अरेंजमेंट लगा दिया जिसका एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटेगी, वेलोसिटी घटेगी तो प्रेशर बढ़ेगा। तो ये ड्राफ्ट ट्यूब हमारी मदद करेगा ताकि हम वाटर जो हमें टरबाइन के एग्जिट पर मिल रहा है उसका प्रेशर बढ़ा सके। तभी तो ऐसा अरेंजमेंट लिया है, तभी तो बढ़ते हुए एरिया जैसा अरेंजमेंट लिया है, ताकि एरिया बढ़ेगा, वेलोसिटी घटेगी, प्रेशर बढ़ जाएगा। तो यहां पर जो लो प्रेशर वाटर हमको मिल रहा था, हम उसका प्रेशर ड्राफ्ट ट्यूब की मदद से बढ़ा देंगे ताकि कैविटेशन के चांसेस कम हो जाएं। तो याद रखियो, रिएक्शन टरबाइन में कैविटेशन हम रोकते हैं और ड्राफ्ट ट्यूब कहां पर लगाते हैं, टरबाइन एग्जिट पर, टरबाइन एग्जिट पर ड्राफ्ट ट्यूब लगा देते हैं। यह सवाल पूछा जा चुका है। टरबाइन में कैविटेशन के चांसेस सबसे ज्यादा कहां होते हैं, चार ऑप्शन, एट द इनलेट ऑफ द टरबाइन, एट द एग्जिट ऑफ द टरबाइन, इन बिटवीन मतलब इनसाइड ऑफ द टरबाइन, नन ऑफ द अबव या ऑल ऑफ द अबव। ऐसे करके तीन ऑप्शन बनाता है। सबसे ज्यादा कैविटेशन के चांसेस कहां पर होंगे, हमेशा ध्यान रखो, टरबाइन के केस में सबसे ज्यादा कैविटेशन के चांसेस टरबाइन एग्जिट में होते हैं, ठीक है, एग्जिट पर। दूसरा सवाल सुनो, वो भी पूछा जा चुका है। दूसरे सवाल में अपन लोगों से पूछा गया था कि किस टरबाइन में कैविटेशन होता है। एग्जाम्पल था इंपल्स टरबाइन, रिएक्शन टरबाइन, बोथ, नन ऑफ द अबव। बताओ मुझे किस टरबाइन में कैविटेशन के चांसेस होते हैं, इंपल्स टरबाइन, रिएक्शन टरबाइन, बोथ, नन ऑफ द अबव। रिएक्शन टरबाइन, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको यहां पर ध्यान रखनी है। तो एक और बढ़िया सा कंपोनेंट है ड्राफ्ट ट्यूब, इसको जब हम रिएक्शन टरबाइन शुरू करेंगे तब वहां पर आप लोगों को बताने वाले हैं। अभी आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं और बात करते हैं सबसे पहले ग्रॉस हेड की, ठीक है जी। देखो, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ग्रॉस हेड, ग्रॉस हेड। एक एक करके सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब यहां पर अगर आप ग्रॉस हेड की डेफिनेशन लिखोगे तो ग्रॉस हेड क्या है, डिफरेंस बिटवीन हेड रेस लेवल एंड टेल रेस लेवल ना। यहां पर से देखो, ये हेड रेस है, ये हमारा टेल रेस है, डिफरेंस बिटवीन हेड रेस लेवल एंड टेल रेस लेवल इज नोन एज ग्रॉस हेड। देख लो भैया जी, द डिफरेंस बिटवीन लिख के दे रही हूं ताकि नोट्स पढ़ लो, सब कुछ समझ आ जाए, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन हेड रेस लेवल, head race level, the difference between head race level and tail race level is called gross head। किसी काम का नहीं है हमारे, क्योंकि इतना हम यूज ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसा हेड है जो हम पूरा यूज नहीं कर पाएंगे, इसमें क्या होंगे, लॉसेस होंगे, ग्रॉस हेड, ठीक है। इसके बाद बेटा क्या आता है, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद दूसरा हेड आता है जिसे हम बोलते हैं नेट हेड, ठीक है। हाँ, सर्ज टैंक के बारे में नहीं बताया ना, अभी बताती हूँ, 2 मिनट रुक जाओ, ठीक है। अभी सर्ज टैंक के बारे में भी बताती हूँ। जो आप मुझे बता रहे हो ना, वो हमको पता है, हमने नहीं बताया है, बताएंगे। अभी तो पेन स्टॉक और सारी चीजें बताना बाकी है। वो जो 4 पॉइंट लिखे हैं ना, वो तो छोटे छोटे पॉइंट लिख दिए कि क्या मेजर कंपोनेंट हैं। डैम हो गया, पेन स्टॉक हो गया, आपका टरबाइन हो गया, और फिर टेल रेस हो गया, ठीक है। अभी इंडिविजुअल लेवल पर भी सारी चीजें डिस्कस होंगी, टेंशन मत लो। तो एक ग्रॉस हेड होता है, दूसरा बेटा मैंने आपको क्या बताया, नेट हेड।
अब आप नेट हेड को फील कर पा रहे होगे कि यही हमारा साथी है, ठीक है, यही हमारा साथी है। तो ये कौन सा हेड है, कोई मुझे बता सकता है डायग्राम देख के? व्हाट इज दिस हेड? ये कहां पर मिल रहा है, ये कहां पर मिल रहा है, बस ये बता दो। क्या ऐसा बोल सकते हैं द हेड विच इज अवेलेबल एट द इनलेट ऑफ द टरबाइन? एक ऐसा हेड जो टरबाइन इनलेट पर अपन लोगों को मिल रहा है। ग्रॉस हेड हमें टरबाइन इनलेट पर बिल्कुल नहीं मिलेगा। वो हेड जो हमें टरबाइन इनलेट पर मिलता है उस हेड को हम लोग क्या बोलते हैं? नेट हेड बोलते हैं। और इसी हेड को हम लोग इफेक्टिव हेड भी बोलेंगे। एच जी हमारा इफेक्टिव नहीं है, मगर एच हमारा इफेक्टिव है क्योंकि इतना हेड अपन लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो बेटा, इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज इफेक्टिव हेड। इट इज ऑल्सो नोन एज इफेक्टिव हेड। ठीक है, सो द हेad which is available, which is available, एक ऐसा हेड जो अवेलेबल है कहां पर? अवेलेबल है कहां पर? एट द इनलेट ऑफ द टरबाइन, टरबाइन के इनलेट पर, एट द इनलेट ऑफ द टरबाइन, एट द इनलेट ऑफ द टरबाइन, उसको क्या बोलेंगे? इज नोन एज, क्या बोलेंगे? इज नोन एज नेट हेड। नेट हेड इज नोन एज नेट हेड। अच्छा, अगर अपन लोगों को नेट हेड चाहिए होगा जहां कहीं पर भी पावर प्लांट लगा रहे हो, बेस और रिजर्वायर की हाइट, मतलब टेल रेस और हेड रेस तो अपन लोगों के हाथ में है ना। कहां पर आपने डैम बनाया है, कहां वाटर को आप क्या कर रहे हो, कहां पर वाटर को आप स्टोर करा रहे हो, उसका लेवल और जो ग्राउंड का लेवल होगा, ये दोनों लेवल तो अपन लोगों को पता होंगे। तो नेट हेड हम आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि जब हम पावर प्लांट लगाएंगे तो ग्रॉस हेड तो अपन लोगों के हाथ में होगा, जो पेनस्टॉक लगाएंगे उस पेनस्टॉक की ज्योमेट्री डायमेंशन भी अपने ही हाथ में होगा। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं? नेट हेड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि मैम एच जी तो पता चल जाएगा, एच एल कहां से निकालेंगे? तो भैया जी, एच एल के लिए भी तो एक फॉर्मूला लिखवाया था ना, डार्सी वेस्बैक, FLV स्क्वायर 2GD। ठीक है, जहां पर मैंने आपको बोला था वेयर F क्या है बेटा? फ्रिक्शन फैक्टर है। F इज द फ्रिक्शन फैक्टर। ठीक है, और ये 4 टाइम्स ऑफ फ्रिक्शन कोफिशिएंट के बराबर होता है। L क्या है? लेंथ ऑफ द पेन स्टॉक। आप क्या बोलेंगे? पेन स्टॉक की लेंथ है, क्योंकि ये जितना भी लॉस हुआ है ये सब का सब पेन स्टॉक में हुआ है। और अगर सब का सब पेन स्टॉक में हुआ है तो पेन स्टॉक का डाया, पेन स्टॉक की लेंथ, हर एक चीज हम किसकी लेने वाले हैं? पेन स्टॉक की। और वो भी अपन लोगों ने ही डिजाइन करा है, चाहे कंक्रीट का बनाओ चाहे स्टील का बनाओ, मगर उसका डाया, लेंथ, ये सब आप ही डिसाइड करने वाले हो। तो इसमें भी अपन लोगों को टेंशन नहीं है, लेंथ ऑफ पेन स्टॉक पता होगी। ठीक है, इसी के साथ डी क्या है? डाया, डाया ऑफ पेन स्टॉक पता होगा, डायामीटर ऑफ पेन स्टॉक ये भी अपन लोगों को पता होगा। ठीक है, क्या डेंसिटी पता होगी? भैया ज्यादातर तो वाटर के साथ ही डील करते हैं। अगर कहीं और देखोगे तो आपको इस तरीके का अरेंजमेंट पावर प्लांट के केस में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो डेंसिटी भी हम ले ही लेंगे, डेंसिटी का कोई टेंशन नहीं है, हम यहाँ पर वाटर की डेंसिटी को कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, और जी क्या है? जी तो आपकी ग्रेविटी है। तो ये सारी चीजें तो अपन लोगों को पता ही है। तो यहां से अपन लोग क्या कर सकते हैं बेटा? आराम से नेट हेड निकाल सकते हैं। अब मुझे ये बताओ, सीसी बना के बताओ, मजा आ रही है कि नहीं? बोर तो नहीं हो रहा? कोई बोर तो नहीं हो रहे भाई? थोड़ा सा मतलब ये थ्योरेटिकल टाइप का रहता है, क्योंकि हर चीज बन चुकी है, बस अपन लोगों को एक एक चीज उठाते जाना है, समझते जाना है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या बताओ भाई, अगर हो तो पूछ लो। आई थिंक एक्सेस मिल गया होगा फॉर्म का, मगर अभी मत भरना, क्लास जब आपकी हो जाए तब भर लेना। ठीक है, चलो बढ़िया, सही है, सबके मजे हैं। ठीक है, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। अब आगे चलते हैं। ठीक है,
इस पूरे पावर प्लांट में अभी तक हमने कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में बात नहीं करी है, जैसे कि सर्ज टैंक हो गया। पेनस्टॉक को और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो समझ आ गया ग्रॉस हेड नेट हेड क्या है। अब बात करते हैं पेनस्टॉक की, ठीक है। तो पेनस्टॉक को और डिटेल में समझते हैं, क्या है, इट इज अ पाइप। तो टेंशन नहीं लेने का, पेनस्टॉक क्या है, पाइप भी बोल सकते हैं, चैनल भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। इट इज अ पाइप और चैनल दैट कैरी वाटर डाउन फ्रॉम द हाइड्रोइलेक्ट्रिक रिजर्वायर टू द टरबाइन। इस लाइन को समझो, ये एक पाइप है, एक चैनल है, एक ऐसा चैनल है जो पानी को क्या करता है, वाटर को कंटेन करता है अपने अंदर, रिजर्वायर से लेकर टरबाइन तक। इसका रास्ता कहां से कहां तक है, रिजर्वायर से पानी उठाएगा, टरबाइन को लाके देगा, रिजर्वायर से पानी उठाएगा, टरबाइन को लाके देगा, बस इसका यही काम है। देख लो, कैरी वाटर डाउन फ्रॉम द हाइड्रोइलेक्ट्रिक रिजर्वायर टू द टरबाइन, खत्म का। जनरली हम इसको किससे बनाते हैं, स्टील से बनाते हैं, कंक्रीट से बनाते हैं, और इसके अंदर जो पानी होता है वो हाई प्रेशर पर होता है, पेनस्टॉक से फ्लो होता है। इसी वजह से हम इसको स्टील से बनाएंगे, कंक्रीट से बनाएंगे, ताकि ये इतने प्रेशर को बेयर कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो काफी स्ट्रांग होता है। अब इसके अलावा गेट और फिल्टर्स भी हम यहाँ पर यूज करते हैं। जैसे पेनस्टॉक के आगे अगर आप जाओगे, मतलब पेनस्टॉक का एंड देखोगे, कहाँ वाला एंड, टरबाइन के पास वाला एंड, ठीक है ना। तो वहां पर हम क्या लगा देते हैं, गेट और फिल्टर्स लगा देते हैं, अटैच टू द एंड ऑफ द पेनस्टॉक टू ट्रैप द लार्ज डेब्रिस। मतलब क्या है कि आप भैया नदी से, रिवर से क्या कर रहे हो, पानी उठा रहे हो, तो उस पानी में क्या होगा, कुछ छोटे छोटे कंकड़ भी होते हैं, पत्थर भी होता है, ठीक है। तो उसको रोकने के लिए अब आप खुद सोचो, अगर हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ या हाई प्रेशर के साथ, डेब्रिस के साथ जाके फ्लूइड टरबाइन की ब्लेड से टकरा जाए तो क्या होगा, क्या टरबाइन की ब्लेड का नुकसान नहीं होगा। सोचो, अगर मैं गेट ना लगाऊं, कोई बीच में फिल्टर ना दूं, तो पाइप ने तो पानी उठा लिया रिजर्वायर से, अब नदी में पानी बह रहा है, बहुत सारी चीजें मिक्स होके आ रही हैं, बहुत सारी डेब्रिस मिक्स होके आ रही है, वो जाके धड़ाधड़ क्या होगा, टरबाइन की ब्लेड से टकराएंगी और ब्लेड्स को खराब कर देंगी, ठीक है। तो यहां पर हमको क्या करना पड़ता है, गेट और फिल्टर्स को लगाना पड़ता है पेनस्टॉक के एंड पर, ताकि हम जो बड़ी बड़ी डेब्रिस है एटलीस्ट उसको रोक लें, ताकि हमारी टरबाइन सेफ रहे। क्योंकि टरबाइन जो है ना वो बहुत महंगी चीज है, सस्ती सस्ती चीज नहीं है, ठीक है ना, काफी महंगी आती है। द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द पेनस्टॉक कैन बी कंट्रोल्ड विद द स्लिस, ठीक है। अब ये स्लिस क्या है इसको समझो, हम पानी कहां से उठा रहे हैं, डैम से उठा रहे हैं। हम क्या करते हैं, यहां पर एक गेट लगा देते हैं जिसका नाम होता है स्लुइस गेट। अब स्लुइस गेट करता क्या है, ये यहां से कितना पानी हमें पेनस्टॉक में भेजना है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। अब ये क्या होगा, ऊपर नीचे होता जाएगा, और ये जो ओपनिंग है इसको ये मेंटेन करता जाएगा और फ्लो को रेगुलेट करेगा। मतलब सिंपल अगर हम बोले तो फ्लो रेगुलेटिंग गेट इसको बोल सकते हैं, इसका नाम है स्लुइस गेट, यहां पर लगा होता है, ठीक है। तो हमें कितना पावर जनरेट करना है, उसके लिए कितने फ्लूइड की जरूरत है, उसी हिसाब से ये वाला जो गेट है ये पानी को रिजर्वायर से पेनस्टॉक में कितना भेजना है उसको रेगुलेट करेगा, ठीक है। आगे बात समझ में, हाँ देखो एंड्स पर लगे होते हैं, यहाँ पर भी हम काफी सारी चीजें लगाते हैं, ऐसा नहीं है, एंड्स पर लगाते हैं, यहाँ पर भी हम लगाते हैं, यहाँ पर भी जाली वाली लगी होती है, फिल्टर्स लगे होते हैं, ठीक है ना। तो अलग अलग लोकेशन पर फिल्टर्स को हम यहाँ पर अरेंज कर देते हैं, ठीक है। चलो बहुत ही बढ़िया, आगे बात समझ में, यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी समस्या, ठीक है। तो ये लाइन आप देख सकते हो, द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द पेनस्टॉक इज कंट्रोल्ड विद द हेल्प ऑफ द स्लुइस गेट। तो स्लुइस गेट हमको यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ आ गया है। अब आगे बात करते हैं, ये सर्ज टैंक मैम क्यों पिक्चर में आ गई, ये इसका क्या काम है। मतलब अभी तक आप लोगों को ये नहीं समझ आया होगा कि सर्ज टैंक आखिरकार कर क्या रहा है, ठीक है। वाटर कंट्रोल कर रही है, वाटर कंट्रोल कर रही है, उसका नाम स्लुइस गेट है। आप अपने हिसाब से कोई भी नाम दे दो, आपसे नाम कोई नहीं पूछेगा, काम पूछेगा, ठीक है। हाँ हाँ सही है, स्लुइस गेट, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, सर्ज टैंक का क्या काम है। एक चीज समझने की कोशिश करो बेटा, यहां पर जब पेनस्टॉक से फ्लूइड आगे जाएगा, ठीक है, तो आप खुद सोच के देखो
प्रेशर का क्या यहाँ पर फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा? अरे ज्यादा फ्लूइड अगर ट्रैवल कर रहा है या कभी कम फ्लूइड ट्रैवल कर रहा है, बात समझ आ रही है? तो लगातार आपको क्या प्रेशर में वेरिएशन देखने को मिलेगा। मतलब क्या है, पूरे पेनस्टॉक में क्या प्रेशर चेंज देखने को मिलेगा? सोच के बताइए। हाँ, जाली लगा देते हैं। नहीं, फ्लूइड को कंट्रोल करने के लिए जाली नहीं काम करेगी, डेब्रिस को रोकने के लिए, कंकड़ पत्थर को रोकने के लिए जाली लगाएंगे, फिल्टर लगाएंगे। और स्विच गेट क्यों लगाएंगे? अगर हमें पानी बढ़ाना है तो पूरा गेट खोल देंगे, पानी घटाना है कि पेनस्टॉक में पानी कम जाए तो थोड़ा गेट खोलेंगे, थोड़ा बंद कर देंगे। ठीक है, हाँ चलो बहुत ही बढ़िया। तो होता क्या है ना बेटा, जब इसमें काफी ज्यादा प्रेशर है पेनस्टॉक के अंदर, ठीक है ना, और प्रेशर फ्लक्चुएशन भी आपको देखने को मिल रहा है, तो इस प्रेशर फ्लक्चुएशन के साथ साथ क्या होगा, यहां पर यही वाला फ्लूइड जाके टरबाइन की ब्लेड से टकराएगा। ठीक है, और अब जब प्रेशर वेव्स यहां पर डेवलप हो रही हैं, तो प्रेशर वेव्स की वजह से एक प्रोसेस आपको मैंने बताया था, वाटर हैमर। वाटर हैमर क्या था? वाटर हैमर एक ऐसा एक्शन है जो हाई प्रेशर वेव्स बनने की वजह से होता है। तो स्लुइस गेट का काम क्या होता है कि हम यहां पर प्रेशर को कंट्रोल कर सके, मतलब प्रेशर फ्लक्चुएशन को कंट्रोल कर सके, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपनी टरबाइन के ब्लेड्स को सेव कर सकते हैं। अगर हमने यहां पर प्रेशर कंट्रोल नहीं करा, मींस प्रेशर के फ्लक्चुएशन को कंट्रोल नहीं करा, तो कई बार ऐसा होगा कि टरबाइन के ब्लेड्स के पास आपको एक्सेसिव प्रेशर वेव्स देखने को मिलेंगी, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, टरबाइन ब्लेड्स में क्रैक भी आ सकते हैं, और इसी फिनोमिना को हम लोग वाटर हैमर बोलते हैं। और ये मैंने आपको डिस्कस करा था डायमेंशनल एंड मॉडल एनालिसिस में कि किस तरीके से अगर फ्लक्चुएशन प्रेशर में देखने को मिलेगा, एक्सेसिव प्रेशर वेव्स बन जाएंगी, और जो बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है किसी भी पाइप के लिए, या ये वाटर हैमर अगर टरबाइन की ब्लेड्स के पास हो रहा है तो ब्लेड्स के लिए भी नुकसानदायक है। तो होता क्या है बेटा, अब ये सर्ज टैंक है, देखो अगर प्रेशर का फ्लक्चुएशन है तो सर्ज टैंक में क्या होगा, या तो पानी चढ़ जाएगा या तो पानी उतर। अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो सर्ज टैंक क्या करेगा, राइज करा लेगा फ्लूइड को, अपने अंदर फ्लूइड भरने लगेगा, राइज करा लेगा अगर प्रेशर ज्यादा होगा। और जैसे ही सर्ज टैंक को लगा कि यहां पर प्रेशर ड्रॉप हुआ है, तुरंत क्या करेगा, सर्ज टैंक यहां से क्या होगा, फॉल कर जाएगा। यहां जैसे ही फॉल करेगा तो इसका मतलब क्या है, प्रेशर कम हुआ, सर्ज टैंक से उसने फ्लूइड लेके प्रेशर मेंटेन कर लिया। और प्रेशर ज्यादा हुआ तो उसने तुरंत सर्ज टैंक को फ्लूइड दे दिया, भाई थोड़ा तू ले ले, प्रेशर मेंटेन रहने दे। बात समझ आ रही है? सर्ज टैंक का क्या काम है, क्या ये बात आप फील कर पा रहे हो? सोच के बताओ, सोच के बताओ। हम लोगों को 44 मिनट हो गए, पता नहीं चला ये क्या हो रहा है आज। यार ये टाइम का क्या लोचा है। अच्छा आधा घंटा बचा है, बस आधा घंटा और 10 मिनट और 40 मिनट बचे हैं। ये क्या है भाई, अभी तो बस शुरू करा है। क्लियर, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो देखो भैया यहां पर प्रेशर बढ़ेगा तो सर्ज टैंक पानी उठा लेगा, यहां से राइज करा लेगा और प्रेशर मेंटेन कर देगा। प्रेशर घटेगा तो यहां पर जो फ्लूइड स्टोर हुआ है वो और इसके साथ चला जाएगा और प्रेशर के फ्लक्चुएशन को मेंटेन कर लेगा। आइए सर्ज टैंक जी पधारिए। अब एक एक लाइन सर्ज टैंक की पढ़ लेते हैं। ठीक है, ठीक है, कितना पानी स्टोर होगा वो प्रेशर के फ्लक्चुएशन पर ही डिपेंड करेगा कि कितना पानी स्टोर होगा। कोई अमाउंट ऑफ वाटर वहां पर हमने डिसाइड नहीं कर रखा है। ठीक है, तो सर्ज टैंक क्या है, एक बेटा स्मॉल रिजर्वायर है। ये भी क्या है, पानी तो होल्ड करा रहा है, अपने अंदर पानी तो होल्ड करा रहा है, तो ये भी रिजर्वायर है। उधर डैम के पास क्या था, वो भी रिजर्वायर है, मगर वो एक लार्ज रिजर्वायर है, वहां से हम बहुत सारा पानी लेते हैं। ठीक है ना, और उसी पानी की हाइड्रोलिक एनर्जी का पूरा भरपूर इस्तेमाल करते हैं। तो क्या है, ये एक स्मॉल रिजर्वायर है और टैंक कह सकते हैं, जिसमें क्या होगा, वाटर का जो लेवल है या तो बढ़ेगा या तो घटेगा टू रिड्यूस प्रेशर स्विंग्स। प्रेशर स्विंग्स का मतलब क्या है, प्रेशर फ्लक्चुएशन। जो प्रेशर में चेंजेस आ रहे हैं ना, उसको रिड्यूस करने के लिए या तो राइज होगा या तो फॉल होगा इन द कंडुइट। कंडुइट का मतलब है पेनस्टॉक के अंदर की बात हो रही है। ठीक है, हाँ चंगू मंगू गए हैं घूमने। ठीक है, इसलिए जो है आएंगे, जल्दी आएंगे। When the turbine is running at steady load, अब यहां पर देखो अगर लोड में फ्लक्चुएशन नहीं है, एक चीज समझने की कोशिश करो, जिस टाइम पर लोड की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, आपको क्या लगता है कि दिन भर घरों में सेम लोड की रिक्वायरमेंट होती है? मतलब जितना आप इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हो थ्रू आउट द डे, सेम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हो? सोच के बताना।
थ्रू आउट द डे क्या आप सेम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हो? मंडे से लेकर पूरा संडे तक सेम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हो? यस और नो? नो। इसका मतलब है लोड में फ्लक्चुएशन होता रहता है। अगर हम संडे की बात करें तो जनरली ऐसा होता है कि संडे में जो मॉर्निंग का टाइम होता है सबके घर में कपड़े वपड़े धुलते रहते हैं, ठीक है, सफाई होती है, सब लोग नहाते धोते हैं, ठीक है ना, तो उस समय पर लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी के साथ अगर इवनिंग टाइम की बात करें तो इवनिंग टाइम एक ऐसा टाइम होता है सारे लोग ऑफिस से घर पहुंचते हैं, खाना बनना शुरू होता है, छोटे मोटे जो भी काम है वो बनने शुरू होते हैं। तो जैसे जैसे आपके लोड में फ्लक्चुएशन होता है वो लोड पावर प्लांट में भी मेंटेन करा जा रहा है। उनको भी पता है कि रात में 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक लोड स्टडी होगा। बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे होंगे, वरना एक स्टडी लोड होगा। मतलब सबके घर में एसी चल रहा होगा अगर गर्मियों का टाइम है, या कूलर चल रहा होगा अगर गर्मियों का टाइम है, सर्दी का टाइम है तो मान सकते हैं एक फैन चल रहा है या वो भी नहीं चल रहा है। तो उस टाइम पर लोड क्या हो गया? स्टडी हो गया, चेंज नहीं हो रहा है। तो लोड में अगर फ्लक्चुएशन कम है तो प्रेशर में भी तो फ्लक्चुएशन कम आएगा ना। देखो जैसे ही लोड बढ़ता है तुरंत आप क्या करते हो, जो रिजर्वायर से पानी ले रहे थे वो और तेजी से आप लेते हो, और तेजी से आप क्या करते हो, अपने जो आपके पास टरबाइन है उसको रोटेट कराते हो, ज्यादा बिजली बनाते हो, ठीक है ना। अगर लोड कम हो गया तो आप क्या करते हो, फ्लो को कम कर देते हो। अब यहीं पर अगर फ्लो स्टडी हो गया तो प्रेशर का फ्लक्चुएशन भी कम हो जाएगा। अगर प्रेशर का फ्लक्चुएशन कम हो गया, प्रेशर स्विंग कम हो गया, तो क्या सर्ज टैंक का कोई यूज बचा? सोच के बताओ। विंटर में और ज्यादा लोड स्टडी हो जाता है, सही बात है, ठीक है। और पूरे दिन में 24 घंटे में भी लोड में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आता है। तो कहीं पर अगर लोड बहुत ज्यादा स्टडी है तो आप एक कांस्टेंट फ्लो रेट से फ्लूइड को भेजते रहोगे, आपकी टरबाइन रोटेट करती रहेगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती रहेगी। अगर लोड में फ्लक्चुएशन नहीं है तब तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? स्टडी कंडीशन है। कहीं फ्लक्चुएशन नहीं है तो प्रेशर में भी फ्लक्चुएशन नहीं होगा। अगर प्रेशर में भी फ्लक्चुएशन नहीं हुआ तो उस केस में बेटा क्या होगा? सर्ज टैंक की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी। तो वहां पर आप सर्ज टैंक नहीं भी दोगे तो भी चलेगा। बट अगर लोड में फ्लक्चुएशन है तो प्रेशर में भी खूब सारा फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलेगा। उस केस में आपको सर्ज टैंक को अप्लाई मतलब अरेंज करके वहां पर सेट करना ही पड़ेगा। ये पूरी लाइन इसी बात को रिप्रेजेंट कर रही है। इफ टर्बाइन इज रनिंग एट स्टडी लोड है, देयर इज नो सर्ज इन द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द कंडक्ट, दैट इज क्वांटिटी ऑफ वाटर flowing in the conduit is just sufficient to meet the turbine requirement। मतलब क्या है कि अगर लोड आपका स्टडी है तो जितना फ्लूइड आप कंड्यूट से होके मतलब पेन स्टॉक से होके टरबाइन को भेज रहे हो वो सफिशिएंट होगा रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। तो वहां पर आपको सर्ज टैंक की रिक्वायरमेंट नहीं है। और इसी के साथ साथ मैंने आपको क्या बताया कि सर्ज टैंक प्रोटेक्ट करता है किसको? टरबाइन को। किससे? वाटर हैमर से। तो एजे में जो सवाल बनते हैं ना, कैसे बनते हैं मैं बताऊं। सर्ज टैंक प्रोटेक्ट द टरबाइन फ्रॉम कैविटेशन, वाटर हैमर, ठीक है, बोथ, नन ऑफ द अबव। ये सवाल बनेगा, ये सवाल एसएससी जेई में बनेगा कि सर्ज टैंक टरबाइन को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, टरबाइन को प्रोटेक्ट करता है किससे? कैविटेशन से, वाटर हैमर से, दोनों से, या नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखो वाटर हैमर से। ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम कंसिडर करते हैं भैया जी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप कंसिडर कर रहे हो मटेरियल लेके। जब आपने पेन स्टॉक बनाया, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूं, मैं वाटर हैमर की बात कर रही हूं। आपने अगर किसी ब्लेड को आपने डिजाइन कर दिया वहां पर, मगर नॉर्मल कंडीशन की स्ट्रेसेस लेके आप उसको डिजाइन कर रहे हो ना, अब सडनली अगर बहुत ज्यादा एक्सेसिव प्रेशर वेव्स डेवलप हो गई और वहां पर जो स्ट्रेसेस हैं वो मटेरियल के यील्ड और अल्टीमेट पॉइंट से ऊपर निकल गई, तब तो भैया फेलियर हो ही जाएगा ना। ऐसा नहीं है कि ब्रिजेस गिरते नहीं, गिरते हैं ना। तो हमने तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी दी थी, फिर कैसे गिर गया? क्या मशीन के कंपोनेंट टूटते नहीं है? टूटते हैं। हमने तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी दी थी, कैसे टूट गया? वो तभी टूटता है जब एक अनवांटेड कंडीशन बन जाती है, और वो कभी भी बन सकती है, किसी भी केस में बन सकती है। बिल्डिंगें गिर जाती हैं, ब्रिजेस गिर जाते हैं, मशीनें ब्रेक हो जाती हैं। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी वहां पर भी थी, मगर अनवांटेड, अननेसेसरी, एक्सेसिव स्ट्रेसेस की वजह से सडन आपको फ्रैक्चर देखने को मिल जाता है।
हाँ ये सोम में चले गए, ये ये तो होता है, अभी सोम पढ़ रहे हो ना, सोम का असर है देखो। ठीक है, तो टेल रेस की बात कर लें। इट इज अ चैनल बेटा, ये एक ऐसा चैनल है जो पानी को कैरी करेगा, होल्ड कराएगा अवे फ्रॉम द टरबाइन, टरबाइन से दूर। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा डिस्कशन हो गया आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का। लास्ट में ड्राफ्ट ट्यूब मैंने ऐड कर दिया है, याद रखियो। ये रिएक्शन टरबाइन में यूज करेंगे। एक डिफ्यूजर पैसेज है यूज्ड इन रिएक्शन टरबाइन ओनली टू कैरी वाटर फ्रॉम द टरबाइन हाउस टू द टेल रेस। क्या कर रहा है देख लो, ये सब बातें पूछ ली जाती हैं, एक एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। यहां पर देखो ये क्या है, ये टरबाइन एग्जिट है ना, इसी को टरबाइन हाउस भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, टरबाइन हाउस। ठीक है ना, मतलब वो पूरा एक टरबाइन का ही तो घर बना है, टरबाइन का ही तो घर है, यहीं से तो पानी उठाओगे और कहां पर भेज दोगे, टेल रेस में भेज दोगे। ठीक है, तो ड्राफ्ट ट्यूब का बेटा यही काम है, रिएक्शन टरबाइन में लगाएंगे, पानी उठाएंगे, टरबाइन हाउस से टेल रेस में भेज देंगे। ये क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टरबाइन क्या कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दे रहा है, प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहा है, ताकि प्रेशर बढ़ जाए। क्या करा हमने, एरिया को बढ़ा दिया तो वेलोसिटी घटा दी, मतलब काइनेटिक एनर्जी कम करा दी, और जो काइनेटिक एनर्जी कम हुई है वो प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि बर्नौली कहती है एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। हम एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। मतलब क्या है कि अगर हमने काइनेटिक एनर्जी घटाई है तो वो लॉस नहीं हुआ है, वही घटी हुई काइनेटिक एनर्जी प्रेशर एनर्जी में चेंज हो गई है। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर हुआ कि नहीं। डिफ्यूजर पैसेज का मतलब होता है कि एक ऐसा पैसेज जो आपका इस तरीके से एरिया चेंज कर रहा है, दिस इज नोन एज द डिफ्यूजर पैसेज। कि आप क्या कर रहे हो, एरिया चेंज कर रहे हो, एरिया उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो डिफ्यूज करा रहे हो, चेंज करा रहे हो। ठीक है ना, सो ये एक डिफ्यूजर पैसेज है, रिएक्शन टरबाइन में यूज होगा, काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में चेंज करेगा। कैसे, बाय इंक्रीजिंग द एरिया। एक एक लाइन इतनी क्रिस्टल क्लियर लिखी है कि कोई 10वीं क्लास का भी बच्चा होगा ना तो समझ जाएगा, इतना इतना इजी लैंग्वेज आज इस बार मैं लेके आई हूं। ठीक है, इट इज यूज इन रिएक्शन टरबाइन टू प्रिवेंट चांसेस ऑफ कैविटेशन। कैविटेशन के चांसेस को ड्राफ्ट ट्यूब रोक लेगा, वाटर हैमर के चांसेस को सर्ज टैंक रोक लेगा। बात समझ आ रही है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आप फील कर पा रहे हो कि सवाल कहां से बनेंगे। आया समझ में, बताइए बताइए, क्लियर हो गया, चलो बहुत ही बढ़िया। किसी ने बोला नहीं है क्लियर हो गया, बट मैंने बोल दिया, चलो बहुत ही बढ़िया। सीसी बनाओ। अगर यहां तक एकदम बढ़िया तरीके से पूरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, टेंजेंशियल, रेडियल, एक्सियल फ्लो, पहले वाला लेक्चर दूसरे वाला लेक्चर सब मिला के जो भी सवालों पूछ लो मैं जवाब दूंगी। और अब आगे चलेंगे एक थोड़ा टेक्निकल करने सॉल्व। ठीक है, एक डाउट है, एरिया बढ़ता है तो प्रेशर कम कैसे हो जाता है। बेटा ये जो आप प्रेशर इज इक्वल टू द फोर्स अपॉन एरिया की बात कर रहे हो ना, ये वो प्रेशर है जो फ्लूइड किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया पर लगा रहा है। जबकि अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर कोई क्रॉस सेक्शन नहीं। मतलब क्या है कि अगर मैं ये पानी लूं और पानी निकाल के इस बोर्ड के ऊपर फेंकूं तो ये पानी इस बोर्ड पर जो प्रेशर लगाएगा वो फोर्स, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर क्रॉस सेक्शन है, ये क्रॉस सेक्शन है, तो जो भी एक्सटर्नल प्रेशर डेवलप होगा वो प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होगा। मगर जब हम कहीं पर भी फ्लूइड फ्लो की बात कर रहे हैं तो क्या वहां पर कोई क्रॉस सेक्शन है क्या, नहीं, फ्लूइड फ्लो हो रहा है ना, तो इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो प्रेशर चेंज हो रहा है। कोई एक्सटर्नल क्रॉस सेक्शन नहीं है जिसपे आपने फोर्स लगाया है और प्रेशर मिल गया आपको। तो वहां पर हम क्या करते हैं, प्रेशर एनर्जी को बर्नौली से देखते हैं। ठीक है, अचानक से बढ़ाते तो बैक फ्लो होगा तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ऐसा क्यों नहीं करते। मतलब एफिशिएंसी कैसे बढ़ जाएगी, और लॉसेज हो जाएंगे, माइनर लॉसेज हो जाएंगे। अगर एरिया सडनली बढ़ा दिया तो माइनर लॉसेज होंगे, एफिशिएंसी और घटेगी। और किसकी एफिशिएंसी घटेगी, ड्राफ्ट ट्यूब की, ड्राफ्ट ट्यूब की एफिशिएंसी घट जाएगी। ठीक है, वाटर हैमर क्या है बेटा, वाटर हैमर क्या है, ध्यान से सुनो। अगर हम किसी रेस्ट्रिक्टेड पैसेज से फ्लूइड को फ्लो कराते हैं
तो सडनली क्या होगा, यहां पर क्रॉस सेक्शन चेंज हुआ है जिसकी वजह से प्रेशर चेंज होगा। प्रेशर चेंज होने की वजह से होता क्या है बेटा, इस तरीके से एक्सेसिव प्रेशर वेव्स डेवलप हो जाती हैं, ठीक है ना। प्रेशर वेव, प्रेशर में एक सडन चेंज आपको देखने को, एक सडन चेंज आपको देखने को मिलता है, जिसके कारण क्या होता है, स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं, और इसी फिनोमिना को हम लोग वाटर हैमर बोलते हैं, ठीक है। ड्राफ्ट ट्यूब कैविटेशन को कैसे रोकेगा? अरे भैया जी बताया तो आपको, पूरा डिस्कशन यहां पर हुआ ड्राफ्ट ट्यूब का कि नहीं हुआ? होगा क्या, टरबाइन की एग्जिट पर, रिएक्शन टरबाइंस की मैं बात कर रही हूं क्योंकि वहां पर हम प्रेशर और काइनेटिक दोनों ही एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। तो होता क्या है, एट द एंड ऑफ द टरबाइन, टरबाइन की एग्जिट पर लो प्रेशर जोन बन जाता है, ठीक है ना, लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। अब अगर लो प्रेशर क्रिएट हो गया, प्रेशर कम हो गया, तो कई बार ऐसा होता है कि जो फ्लूइड है उसके वेपर प्रेशर से भी प्रेशर कम हो जाता है, तो वेपर बबल बन जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कैविटेशन हो जाता है। तो अगर हमें कैविटेशन रोकना है तो जहां पर लो प्रेशर जोन बन रहा है वहां पर प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। तो हमने ड्राफ्ट ट्यूब लगा दिया ताकि एरिया बढ़ जाए, वॉल्यूम वेलोसिटी घट जाए और प्रेशर बढ़ जाए, ताकि हम कैविटेशन को रोक सके टरबाइन एग्जिट पर, ठीक है। हाँ, अगर फ्लो थ्रू पाइप को अचानक से बंद कर दें तो बहुत प्रेशर आएगा। हाँ, ये बात आपकी सही है। मान लो किसी पाइप में फ्लो हो रहा है, ये भी वाटर हैमर का ही केस आप मुझे बता रहे हो, जो आपने बोला है ना उसको भी बना के दिखा देती हूँ। बढ़िया सवाल पूछा, अच्छा है, ठीक है। मान लो इस पाइप में फ्लो हो रहा था, ठीक है, आपने सडनली यहां पर कैप लगा के इसको क्लोज कर दिया, तो फ्लूइड के पास तो मोमेंटम है ना, वो लगातार पाइप से जा रहा था। देखो यहां पर, देखो फ्लूइड यहां से चल रहा था, पाइप से जा रहा है, पाइप से जा रहा है, पाइप से जा रहा है, सडनली खटाक बंद। तो क्या होगा, फ्लूइड का तो मोमेंटम बना था, अब फ्लूइड जाके क्या करेगा, धड़ 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 लड़ेगा इससे, धड़ 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 लड़ेगा इससे, इससे लड़ेगा। तो जब ये लड़ रहा है तो यहां पर एक्सेसिव प्रेशर नहीं डेवलप कर रहा है, एक्सेसिव प्रेशर, या हम कह सकते हैं क्या यहां पर प्रेशर वेव डेवलप नहीं हो रही है? क्या हम एक्सेसिव प्रेशर कह सकते हैं, क्या हम प्रेशर वेव कह सकते हैं? तो ये जो सडन आपको फ्लक्चुएशन प्रेशर में देखने को मिला ना, यहां पर इसको बंद करने से हुआ क्या, प्रेशर में वेरिएशन आया, प्रेशर सडनली चेंज हो गया, इसी को वाटर हैमर बोल रहे हैं। अब ये सेम चीज आपने टरबाइन में कैसे लगा दी उसको समझो। ये सेम चीज मैम यहां पर तो चलो समझ आया कि आपने पेन स्टॉक को सडनली बंद कर दिया तो वाटर हैमर दिखा, वहां पर तो आपने बंद नहीं करा, तो वाटर हैमर कैसे दिखा? देखो वाटर हैमर पाइप को बंद करने की वजह से नहीं आया, वाटर हैमर किसकी वजह से आया? पाइप को बंद करने की वजह से आया है या प्रेशर वेव डेवलप होने की वजह से आया? सोच के बताओ, प्रेशर में चेंज होने की वजह से वाटर हैमर का इफेक्ट दिखा या पाइप को बंद कर देने की वजह से वाटर हैमर का इफेक्ट दिखा? हमने सडनली पाइप को क्लोज कर दिया, उसकी वजह से प्रेशर में ड्रास्टिक फ्लक्चुएशन आया, प्रेशर वेव बनी, उसकी वजह से क्या हुआ, वाटर हैमर का कंसेप्ट देखने को मिला। तो अब आप खुद मुझे सोच के बताओ कि ये जो वाटर हैमर आया है ये प्रेशर के वेरिएशन की वजह से आया है या फिर पाइप बंद कर देने की वजह, प्रेशर चेंज की वजह से? तब हमको जाके एहसास होता है कि चाहे पाइप बंद करके प्रेशर के वेरिएशन को देख लो, चाहे लोड घटा बढ़ा के, अगर यहां पर लोड बढ़ाओगे घटाओगे तो तब भी तो प्रेशर में एक्सेसिव चेंज आएगा, तब भी तो प्रेशर में फ्लक्चुएशन आएगा, तब भी तो वाटर हैमर की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ड्राफ्ट ट्यूब टरबाइन एग्जिट पर डाइवर्जिंग क्यों लिए? भैया जी ड्राफ्ट ट्यूब का काम ही यही था प्रेशर को बढ़ा देना, तो डाइवर्जिंग इस वजह से लिया ताकि एरिया बढ़ जाए, एरिया बढ़ेगा तो वेलोसिटी घट जाएगी। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या थी चचा? सोचो, कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या पढ़ाई थी? एवी बराबर कांस्टेंट, ये दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहना है, रो एवी, तो डेंसिटी तो कांस्टेंट है, वाटर है, एरिया बढ़ा दिया है तो वेलोसिटी को घटना पड़ेगा। फिर बर्नौली लगाओ, P बाई रो जी वी स्क्वायर बाई 2g, ये भी कांस्टेंट रहना है, तो वेलोसिटी घटी है तो काइनेटिक हेड घटा है, तो प्रेशर हेड मतलब प्रेशर एनर्जी को बढ़ना पड़ेगा। ये कंसेप्ट है डाइवर्जिंग लगाने के पीछे। अब बताओ, कुछ भी पूछ लो, मगर जब जाओ ना यहां से तो ये बोल के जाना कि पूरा समझ आया। बहुत ही बढ़िया। अब ये सब अगर पढ़ा होता एफएम में तो आज सवाल ना पूछ रहे होते, ठीक है।
हाँ, यहाँ पर आपको स्टडी फ्लो देखेगा, जितना मास फ्लो रेट आएगा उतना ही चला जाएगा, टरबाइन के अंदर मास फ्लो रेट एक्यूमुलेट नहीं होने वाला। अब जिसने मेरी जनरलाइज्ड कंटिन्यूटी इक्वेशन सुनी है वो एक्यूमुलेट शब्द को बेहतर रिलेट कर पा रहा होगा, ठीक है। तो फ्लो जो है यहाँ पर वो मास फ्लो रेट, यहाँ पर बस बेसिकली मास कंजर्वेशन है, जितना मास अंदर जाएगा उतना ही बाहर निकल जाएगा, टरबाइन के अंदर नहीं रुकेगा कोई भी वाटर, ठीक है। डायग्राम कैसे बनाए नोट्स में, मैं आपको एक रफ डायग्राम बना के दे रही हूं, उसको ही बना लो, ठीक है। चलो ध्यान से समझियो, एग्जाम में अगर आपके पास ये सवाल आता है आप कैसे बनाओगे डायग्राम, ये चर्चा होने जा रही है, ठीक है। ध्यान से समझियो। फटाफट बना लो सारे के सारे लोग, बैठे मत रहना, ठीक है। कुछ लोग बैठे रहते हैं और मुंह देखते रहते हैं बस, कोई बैठेगा नहीं। ये क्या बनाया है मैंने, डैम, ठीक है जी। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से पेनस्टॉक निकलेगा, बट उससे पहले मैं इधर जो है अपना वो रेडी कर देती हूँ, ठीक है। रनर और ब्लेड्स लगा के सब रेडी कर देती हूँ। तो यहाँ पर जो होगा, अरे बहुत ही गंदे ब्लेड्स बना रही हूँ मैं, ये क्या बनाया मैंने, रनर बनाया, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, पेन स्टॉक आएगा इस तरीके से, यहां से क्या होगा, पेन स्टॉक आएगा इस तरीके से, और यहां पर हमने पेन स्टॉक के आगे क्या लगा के रखी है, नोजल, ठीक है। थोड़ी नोजल जो है नीचे चली गई है तो थोड़ा मिला लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या आ गई बेटा, नोजल आ गई, यहां से फ्लूइड क्या होगा, बाहर निकलेगा, ठीक है। इसके अलावा आप कुछ बनाना चाहो तो बना सकते हो, ठीक है। यहां पर मान लेते हैं इस तरीके से नीचे फ्लूइड गिरेगा, तो यहां पर कहीं पर क्या मिल जाएगा, ये हमारा क्या हो गया, टेल रेस हो गया। यहां पर क्या मिल रहा है, हेड रेस। मान लो कि फ्लूइड आपका कहीं यहां तक फिल है, ठीक है, यहां तक आपका क्या फिल है, फ्लूइड फिल है, तो यहां से आपको क्या देखने को मिलेगा, ये आपका आ गया है हेड रेस, हेड रेस, ठीक है। कोई बोर नहीं होगा, ये सब चीजों में टाइम लगता है, इंटरेस्ट बना के रखें, ठीक है। अब आप बना सकते हो सारी चीजें आसानी से, खींच दो लाइनें। ये क्या है, ग्रॉस हेड है, ठीक है, ये क्या है, ग्रॉस हेड। चलो आगे चलो, यहां पर ये क्या देखने को मिल रहा है, ये आपको नेट हेड देखने को मिल रहा है, तो यहां पर लिख लो एच जी, यहां पर एच लिख लो, यहां पर लिख लो एच जी, और यहां पर लिख लो एच एल, यहां पर क्या लिख लो, एच एल लिख लो, एच एल, ठीक है। ड्राफ्ट ट्यूब अगर लगानी है तो यहीं से कनेक्ट कर दो ड्राफ्ट ट्यूब को, ठीक है। ड्राफ्ट ट्यूब आपकी इस तरीके से कनेक्ट होगी, ये देखो ड्राफ्ट ट्यूब आ गई यहां पर, जो क्या करेगी, टरबाइन हब से फ्लूइड उठाएगी, ये ड्राफ्ट ट्यूब हो गई। अगर सर्ज टैंक लगाना है तो यहां से थोड़ा इसको खोल दो, ठीक है, और यहीं पर क्या करो, सर्च टैंक कनेक्ट कर दो, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा सर्च टैंक आ गया, सर्च टैंक, ठीक है। बाकी जो इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट है, जनरेटर वगैरह, वो सब बनाने की जरूरत नहीं है, वो हम डिस्कस भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये यहां पर नाम लिख लो, ये हमारा क्या है, दिस इज द पेन स्टॉक,
ये ड्राफ्ट ट्यूब हो गया, ये हमारी क्या हो गई, वेन्स हो गई, चाहे आप ब्लेड्स बोल लो, वेन्स हो गई, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, रनर हो गया, यहाँ पर रनर लगा हुआ है, ये रनर हो गया। यहाँ पर ये क्या हो गया, ये आपका डैम हो गया, दिस इज दी डैम, ठीक है। तो इस तरीके से बना सकते हो, क्या दिक्कत है, समझ आया कि नहीं आया? रनर जो है, हाँ बढ़िया लग रहा है, देखो अच्छा बना दिया, वैसे मैंने इतना बुरा भी नहीं बनाया जल्दी में, ठीक है। आगे चलूं, इतना क्लियर हो गया, वेलोसिटी ट्राइंगल पर फोकस करें। एक और टॉपिक आज कवर करते हैं, वेलोसिटी ट्राइंगल, फिर कल डिस्कस करेंगे बचा हुआ, ठीक है। ये बना लेना अपने हिसाब से, इसी तरीके से बनेगा पूरा डायग्राम, और ये भी बहुत इजी डायग्राम है, इसको भी आप ड्रॉ कर ही सकते हो, ठीक है। मैंने इसी का आइडिया लेके उधर पूरा बनाया है। आगे चाहो तो लाइन जोड़ के एक डब्बा बना दो और उसमें लिख दो जनरेटर, हो जाएगा काम। भैया जी सुनाई दे रहा है कुछ? एनर्जी बची है कि नहीं बची है? सुबह से पढ़ रहे हो, एनर्जी खत्म हो गई होगी है? तो 20 मिनट चाहिए, और टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है, मजा आ जाएगी। फॉर्म कौन सा है बेटा? ABC, अशोका बैच ABC के बच्चों को अगर कॉइन आप लगा के टेस्ट सीरीज परचेज नहीं कर पा रहे हो, जैसे बहुत सारे बच्चों ने अभी मुझे मैसेज करा कि मैम कॉइन रिडीम नहीं हो पा रहे हैं और टेस्ट सीरीज हम परचेज नहीं कर पा रहे हैं, तभी आप उस फॉर्म को फिल कर देना और फॉर्म को फिल करके आप एक्सेस ले लेना, ठीक है। रनर और टरबाइन में अंतर समझाएं भैया जी, जो पूरा है रनर, उसके साथ ब्लेड, उसके साथ गाइड ब्लेड्स या गाइड वेन्स बोल लो, ये सब मिला के एक टरबाइन बनती है। अब उस टरबाइन में सबसे पहले एक रनर लगा हुआ, उस रनर के ऊपर हमने ब्लेड को सजाया है, ठीक है भैया। टरबाइन किसका किसका कॉम्बिनेशन है, रनर लगा हुआ है, गाइड वेन्स लगी हुई हैं, ब्लेड्स लगे हुए हैं, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें टरबाइन में लगी हैं। बैच ए में कॉइन नहीं मिले थे तो फॉर्म फिल कर देना, आपको मिल जाएगा एक्सेस, ठीक है। जिनको जिनको प्रॉब्लम हुई हो बस वही वही फिल करें, जिनको टेस्ट सीरीज का एक्सेस मिल गया है या उन्होंने ले ली है वो कृपया डिस्टर्ब ना करें, ठीक है। देखो बेटा, एक बहुत ही बढ़िया जोरदार टॉपिक है वेलोसिटी ट्राइंगल का, जो बच्चों को बिल्कुल समझ नहीं आता। आज अपन लोग ये डिस्कस कर लेते हैं, फिर कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। हाँ चलो बहुत ही बढ़िया, शुरू करें। तैयार हो? जल्दी बताओ। फॉर्म वॉर्म भूल जाओ, अभी वेलोसिटी ट्रायंगल हाथ से निकल गया ना तो फॉर्म भर के भी सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तैयार हो कि नहीं हो सारे के सारे लोग? ऐसे ऐसे एनर्जी दिखाओ थोड़ी सी, एनर्जी बची हुई है। 5 बजे से एक और क्लास है, हाँ ये बस थोड़ा सैटरडे संडे मैनेज करो ना, आप ही लोग तो बोल रहे थे, वरना तो मैं कराती अक्टूबर में आराम से मतलब सितंबर में, मजाक कर रही थी, अक्टूबर में नहीं, ठीक है। आ जाओ फिर, चलो ध्यान से समझने की कोशिश करियो, ठीक है। देखो बेटा, मान लो हमारे पास एक रनर है, ठीक है, रनर है, और ये रनर में बीच में क्या लगा होगा, ये जो मैंने बनाया ना यहाँ पर शाफ्ट, ये शाफ्ट के लिए जगह बनाई है भैया जी, ठीक है। यहाँ पर शाफ्ट फिट होगी, रनर रोटेट करेगा तो शाफ्ट भी रोटेट करेगी, ठीक है। इसके बाद बेटा देखो क्या करते हैं, यहाँ पर इस तरीके से ब्लेड्स बना लेते हैं, ठीक है। मान लो ये हमारे क्या लगे हुए हैं, इस रनर के ऊपर ब्लेड्स लगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, हर बार एक नोजल नहीं लगी होती, ठीक है ना, 2 से 3 नोजल्स को भी हम एक साथ लगाते हैं, मतलब अलग अलग एंगल पर हमने नोजल को सेट कर दिया, अब 3 4 5 6 नोजल एक साथ टरबाइन को घुमा रही है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना कि एक नोजल जरूरी नहीं है लगी हो, 3 4 5 6 नोजल्स भी एक साथ लगी हो सकती हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक नोजल को कंसिडर कर लेते हैं और मान लेते हैं बेटा कि ये जो नोजल है ना ये कहीं यहां पर अरेंज्ड है, ठीक है। ऐसे करते हैं, ध्यान से समझियो, ध्यान से समझियो, ठीक है। मान लो यहां पर एक नोजल लगाई अपन लोगों ने, अब ये नोजल क्या करेगी, टरबाइन को रोटेट करने की कोशिश करेगी, ठीक है। कैसे करेगी रोटेट करने की, इस बात को अपन लोग डिस्कस करेंगे, ध्यान से समझियो। ये नोजल एंट्री एग्जिट हो गई, यहां से नोजल से जो जेट आएगा
वो जाके ऐसे फ्लूइड से टकराने वाला है, ठीक है। अब ये जो मैंने ब्लेड बनाई है ना, इस ब्लेड को मैं थोड़ा सा बड़ा करके ऐसे बना लेती हूँ। मान लो कि ये हमारा क्या है, ब्लेड है, ठीक है। ये ब्लेड की सेंटर लाइन हो गई, जिसको मैं इस तरीके से ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। ब्लेड की सेंटर लाइन हो गई। और अगर आप देखोगे तो ये कर्व्ड ब्लेड है कि नहीं है, ये कर्व्ड ब्लेड है। अगर ये कर्व्ड ब्लेड है तो क्या ये कुछ एंगल बना रही होगी? ध्यान से समझियो, यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहां पर आपको इनलेट देखने को मिल रहा है। ये ब्लेड का क्या है, इनलेट है। ये ब्लेड का क्या होगा, ये ब्लेड की एग्जिट होगी। बात समझ आई कि नहीं आई? एग्जिट को मैं 2 से रिप्रेजेंट कर देती हूं, इनलेट को मैं 1 से रिप्रेजेंट कर देती हूं। मतलब इनलेट से फ्लूइड ब्लेड के अंदर जाएगा, ब्लेड आगे मूव करेगी, और एग्जिट पर फ्लूइड बाहर निकल जाएगा। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, ये चपक गया ना तो इसके बाद आने वाले जितने भी सेशन है सब आसान है। बस इसको ध्यान से सुन लो, 15 मिनट के बाद छोड़ दूंगी, लिखवाऊंगी सब कल से। वेलोसिटी ट्रायंगल समझ लो, ठीक है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो इस ब्लेड का डेफिनेटली कुछ ना कुछ एंगल होने वाला है, वो एंगल भी यहां पर बनाते हैं। देखो ध्यान से, थोड़ा ढंग का ब्लेड बना लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब आप देख सकते हो ये ब्लेड का एंगल होगा और ये भी क्या होगा, ब्लेड का एंगल होगा। एंगल आप तभी निकाल पाओगे, इनलेट ब्लेड एंगल हम देखना चाहते हैं, एग्जिट ब्लेड एंगल हम देखना चाहते हैं। ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश करियो। वैसे तो ब्लेड एक कर्व्ड ब्लेड है, हर जगह इसका एंगल चेंज होगा। पूरे ब्लेड पर कहीं पर भी टेंजेंट डालोगे आपको एंगल मिल जाएगा, और हर जगह एंगल चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बट हम क्या देखना चाहते हैं, इनलेट ब्लेड एंगल, एग्जिट ब्लेड एंगल, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल से इनलेट पर जो एंगल बन रहा है ये β1 है, ठीक है, और एग्जिट पर हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बन रहा है ये β2 है। कोई दिक्कत? यस और नो? कोई दिक्कत? इनलेट पर हॉरिजॉन्टल से ब्लेड कितना एंगल बना रहा है, β1 मान लिया। तो आप कुछ भी मान सकते हो, फाई मान लो, थीटा मान लो, जो मन करे मान लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैंने β1 मान लिया है, मेरे नोटेशन के हिसाब से चलोगे तो इजी रहेगा, ठीक है। एग्जिट पर हॉरिजॉन्टल से ब्लेड कितना एंगल बना रहा है, मैंने β2 मान लिया। अगर मैं बोल रही हूं कि मेरा ब्लेड सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक का मतलब इस एक्सिस के ऊपर जैसा दिखता है, इस एक्सिस के नीचे भी वैसा दिखता है। हालांकि जरूरी नहीं कि ब्लेड हर बार सिमेट्रिक हो, इसीलिए मैंने β1 β2 लिया है। बट मान लो ब्लेड सिमेट्रिक है, सेम ब्लेड बना है, इनलेट पर जैसा दिखता है वैसे ही एग्जिट पर दिखता है, सिमेट्रिसिटी बना रहा है। β1 β2 सेम होंगे कि डिफरेंट होंगे? β1 β2 सेम होंगे कि डिफरेंट होंगे? सोच के बताओ, सेम होंगे कि डिफरेंट होंगे? सोचो इसके बारे में। अगर मैं बोल रही हूं सिमेट्रिक ब्लेड है, सिमेट्रिक ब्लेड मतलब इनलेट और एग्जिट पर समान दिखता है, तो β1 और β2 का रिश्ता क्या कहलाता है, सेम कहलाता है, ठीक है। तो ये एक चीज हमको समझ आ गई कि β1 β2 कब सेम होंगे, जब ब्लेड सिमेट्रिक हो जाए। अब ध्यान से समझियो, अगर आप इस नोजल को देखोगे तो ये नोजल का अपना एक एंगल है, एक एंगल पर नोजल लगी है, एक एंगल पर नोजल लगी है, जिसकी वजह से क्या होगा, एक एंगल पर नोजल लगी है जिसकी वजह से क्या होगा, इस नोजल से पानी निकल के इनलेट पर टकराएगा, ठीक है। इस नोजल से पानी निकल के इनलेट पर टकराएगा। ये कौन सी वेलोसिटी होगी फ्लूइड की, जेट वेलोसिटी। जेट वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v1। v1 क्यों, क्योंकि इनलेट को 1 से रिप्रेजेंट करा है। ध्यान से समझियो, ये v1 हो गया। जैसे ही नोजल से निकल के फ्लूइड ब्लेड की इनलेट पर टकराएगा, ब्लेड दे धनाधन आगे भागेगा, मगर किधर भागेगा, इधर भागेगा। ब्लेड किधर भागेगा, इधर भागेगा। बात समझ आ रही है? ब्लेड क्या करेगा, तुरंत इधर भागेगा। किस वेलोसिटी से, इनलेट वेलोसिटी मान लेते हैं u1। यही तो करा था, यही तो करा था इंपैक्ट ऑफ जेट में, यही तो करा था। जेट वेलोसिटी, ब्लेड वेलोसिटी। ब्लेड वेलोसिटी को मैंने हमेशा u से रिप्रेजेंट करा, चाहे वर्टिकल प्लेट ले लो, इंक्लाइन प्लेट ले लो, कर्व्ड प्लेट ले लो, पिछली क्लास ले लो, हमने हमेशा u से रिप्रेजेंट करा है। तो यहां से भी u पर ही आए,
ठीक है, अब इनलेट की बात हो रही थी इस वजह से U1 कर दिया, इनलेट की बात हो रही थी इस वजह से V1 कर दिया। अब आप खुद सोचो, ये जो फ्लूइड है क्या ये ब्लेड को V1 वेलोसिटी से घुम आगे बढ़ाएगा? बताओ मुझे। V2 अभी 0 नहीं है, V2 मतलब एग्जिट की बात, अभी मैं सिर्फ इनलेट की बात कर रही हूँ, अभी मैंने एग्जिट को कुछ लिया ही नहीं है, अभी सिर्फ इनलेट पर फोकस करो, एग्जिट भूल जाओ और वेलोसिटी ट्रायंगल बनाना सीखो। अब आप मुझे ये बताओ कि क्या V1 वेलोसिटी जो आपने एब्सोल्यूट वेलोसिटी दी है क्या वो ब्लेड को पहुंचेगी? अब कुछ बच्चे लिख रहे हैं यस, कुछ बच्चे लिख रहे हैं नो, मगर सही उत्तर क्या होगा? नहीं। जो ब्लेड आगे बढ़ा है वो U1 वेलोसिटी से बढ़ रहा है ना, यानी V1 वेलोसिटी से जेट आया, ध्यान से समझियो, V1 वेलोसिटी से जेट आया, U1 वेलोसिटी से ब्लेड आगे गया, तो जो फ्लूइड होगा, ध्यान से समझियो, फ्लूइड यहां पर आया और फ्लूइड को अब क्या करना है, इस ब्लेड को ऐसे फॉलो करते हुए इधर निकल जाना है। आ रही बात समझ में? जेट अपने एंगल पर है और वो जाके सबस्टेंट हुआ है, जाके टकराया है ब्लेड के इनलेट पर, मगर फ्लूइड ब्लेड क्या कह रहा है, भाई मेरा एक कर्व्ड है, मेरी एक कर्व्ड सरफेस है, उसी को ही फॉलो करते हुए आगे निकल पाओगे, अपने एंगल से नहीं जा पाओगे। मतलब क्या है, जिस एंगल पर ये लाइन है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये लाइन भी किसी एंगल को फॉलो कर रही है, ये लाइन भी किसी एंगल को फॉलो कर रही है। मान लो ये एंगल α1 है, ये एंगल α1 है, मान लो ये एंगल α1 है, मगर क्या α1 से ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी V1 से फ्लूइड ब्लेड को अप्रोच कर पाएगा? कभी जीवन में नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ब्लेड का जो एंगल है उसी एंगल से फ्लूइड को ब्लेड के अंदर जाना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? दूसरी बात समझो, एब्सोल्यूट वेलोसिटी नहीं पहुंचेगी क्योंकि ब्लेड भी तो मूव कर जाएगा, तो यहां पर कौन सा कंसेप्ट आएगा बताओ मुझे, यहां पर कौन सा कंसेप्ट आएगा, क्या आप मुझे बता सकते हो? यहां पर कौन सा कंसेप्ट आएगा? अगर दो चीजें हैं, दोनों मूव कर रही हैं, तो यहां पर कौन सा कंसेप्ट आएगा? रिलेटिव वेलोसिटी का। क्यों रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट आया? क्योंकि देखो ब्लेड भी U1 से आगे बढ़ रहा है, जेट भी V1 से इधर आ रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं। ध्यान से सुनो, ब्लेड को आगे धक्का देने के लिए फ्लूइड भी इधर ही आ रहा है, तो U1 है V1 है, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? क्या मैं कह सकती हूं V1 माइनस U1 होगी? क्या मैं कह सकती हूं V1 माइनस U1 होगी? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, सबको समझ आ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, रिलेटिव वेलोसिटी। अब आप यहां पर समझने की कोशिश करो, मान लो वो रिलेटिव वेलोसिटी VR है, वो रिलेटिव वेलोसिटी VR है, इनलेट पर देख रहे हैं तो VR1, ये क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी। क्या मैं कह सकती हूं ये रिलेटिव वेलोसिटी V1 माइनस U1 होगी? अगर ये V1 माइनस U1 होगी तो ये इससे तो कम होगी। अब ध्यान से सुनो, वेलोसिटी ट्रायंगल बनता कैसे है, पहले मैं अलग से बनाती हूं। एक लाइन मुझे ये मिल गई है V1, ठीक है, यहां से जो U1 वेलोसिटी मिली है इसको मैं इसी पॉइंट से जोड़ देती हूं, ये हमारा क्या है, ये हमारा है U1, ठीक है। इसी के साथ हमको पता है जो रिलेटिव वेलोसिटी मिली है उसका मैग्नीट्यूड इस मैग्नीट्यूड से कम होगा। जब हम कोई एरो बनाते हैं ना, तो ये एरो की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन दिखा रहा है, और एरो का जो लेंथ होगा वो हमें मैग्नीट्यूड देगा वेलोसिटी का, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है, डायरेक्शन एरो दिखाएगा और मैग्नीट्यूड लेंथ ऑफ दी वेलोसिटी वेक्टर देगा। तो हमको पता है कि VR1 जो है वो V1 से कम होगा, तो ये लाइन कुछ ऐसे खिंचेगी। अब बात ये आती है कि अगर रिलेटिव वेलोसिटी से फ्लूइड ब्लेड पर पहुंचेगा तो उसको किस एंगल पर जाने की इजाजत मिलेगी, मतलब वो किस एंगल पर ब्लेड के अंदर एंट्री कर पाएगा। तब आप बोलोगे कि मैम वो एंट्री तो सिर्फ एक ही एंगल पर कर पाएगा, जिस एंगल पर क्या हो, β1, जिस एंगल पर क्या हो, β1। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? β1 जिस एंगल पर होगा उसी एंगल पर फ्लूइड ब्लेड के अंदर एंट्री मारेगा, ठीक है ना, उसी एंगल पर फ्लूइड जो है वो ब्लेड के अंदर एंट्री मारेगा। तो ध्यान से समझियो बेटा, यहां पर अब मैं इसको थोड़ा सा इजी करके समझाने की कोशिश करती हूं, ठीक है।
ध्यान से समझियो, ध्यान से सुनते जाओ, ठीक है। ये हमारा क्या आया, अभी मैं थोड़ा डायग्राम भी चेंज कर रही हूं क्योंकि रीजन है। रीजन क्या है कि हमको ये एंगल फॉलो कराना है, ये एंगल फॉलो कराना है, ठीक है। अरे यार थोड़ा सा इसको जो है एडजस्ट करते हैं ताकि बोर्ड पर डायग्राम ठीक बन पाए। ये टेंजेंट इधर डाल देते हैं, ठीक है, ये भी तो टेंजेंट ही है, यहाँ पर डाल देते हैं β1, ठीक है। अब बन जाएगा, ये लाइन पर रिलेटिव वेलोसिटी आएगी और इससे पहले हमको क्या मिला, v1 मिला। तो देखो बेटा v1 वेलोसिटी से जेट आया, जब जेट v1 वेलोसिटी से आया तो u1 वेलोसिटी से ब्लेड आगे भागा, वो जो ब्लेड आगे भागा है उसको भी मैं यहीं पर बनाऊंगी, ठीक है ना। तो यहां पर देखो, और ये हमें क्या मिला, ये हमें u1 मिला, और जो ब्लेड पर फ्लूइड पहुंचा वो v1 से भी नहीं पहुंचा, u1 से भी नहीं पहुंचा, वो एक रिलेटिव वेलोसिटी से पहुंचा vr1। और ये जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल से उतना ही एंगल बनाएगी जितना एंगल ब्लेड का होगा, क्योंकि अगर ब्लेड एक कर्व्ड सरफेस बनाए हुए है तो फ्लूइड को अगर ट्रैवल करना है तो उसी कर्व्ड सरफेस के अलोंग ट्रैवल करना पड़ेगा। आई बात समझ में। अब आप खुद सोच के देखो कि अगर फ्लूइड इस कर्व्ड सरफेस, ये कर्व्ड सरफेस आप सभी लोगों को दिख रही होगी, अगर फ्लूइड को इस कर्व्ड सरफेस पर ट्रैवल करना है तो जो एंगल इस कर्व सरफेस का होगा उसी पर ही तो ट्रैवल करना पड़ेगा, इसी पर ही तो ट्रैवल करना पड़ेगा। इस वजह से रिलेटिव वेलोसिटी जो आई है इसका एंगल β1 ब्लेड के एंगल के बराबर होगा, ये चीज आपको समझनी है। और v1 जो आ रहा है ये किसी नए एंगल α1 से आएगा, हमें नहीं पता ये एंगल क्या है, ठीक है। तो ये u1 वेलोसिटी हो गई, ये α1 एंगल हो गया β1, ये v1 हो गया, ये vr1 हो गया। अब एक चीज आपको दिख रही होगी कि ये जो v1 है इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक कंपोनेंट होगा वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। एक कंपोनेंट यहां से यहां तक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ये, ठीक है, और एक कंपोनेंट बेटा आपको यहां पर वर्टिकल कंपोनेंट मिल जाएगा। अब आप खुद सोच के देखो, ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसका डायरेक्शन ये होगा और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट आपको मिला है इसका डायरेक्शन ये होगा। तो इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक हम बोलते हैं vf1, दूसरा हम बोलते हैं vw1। अब ध्यान से सुनो, ये जो v1 है इसके आपने दो कंपोनेंट करे, ठीक है, एक आपने करा vw1, दूसरा आपने करा vf1। आप खुद यहां पर ध्यान से ऑब्जर्व करो कि ये जो vw1 है ना ये आपको हेल्प करने वाला है ब्लेड को रोटेट कराने में, क्योंकि जो वेलोसिटी ऐसे आ रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, वो डिस्चार्ज को मतलब वो फ्लूइड को फ्लो कराने में तो हेल्प करेगी, क्योंकि अल्टीमेटली फ्लूइड को जाना नीचे ही है, यहां पर फ्लो की एग्जिट है, ठीक है। बट जो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आ रहा है vw1 वो तो बेटा इसको हेल्प करेगा ना u1 को और आगे बढ़ाने में, मतलब ब्लेड को आगे रोटेट कराने में। सोच के देखो, हाँ वही फ्लूइड का होगा रिलेटिव वेलोसिटी के साथ, क्योंकि भाई जो ब्लेड का एंगल है, अब फ्लूइड मान लो ये ब्लेड है, अब फ्लूइड को इस ब्लेड से होते हुए जाना है, तो जो ब्लेड का एंगल है ना उसी एंगल पर तो फ्लूइड को मूव करना पड़ेगा ना, वरना फिर ब्लेड के साथ होते हुए एग्जिट कैसे मारेगा। अगर ये ब्लेड है और फ्लूइड यहां से एंट्री कर रहा है तो इसको इसी ब्लेड के एंगल पर तो अंदर जाना पड़ेगा ना, तभी β1 लिया एंगल। और नोजल जिस एंगल पर आपने सेट करी होगी वो α1 एंगल अलग हो गया। v1 वेलोसिटी मिलनी नहीं है ब्लेड को, क्योंकि ब्लेड भी मूव कर रहा है और जेट भी मूव कर रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी पिक्चर में आएगी vr1। ये vr1 वेलोसिटी से फ्लूइड एंट्री करेगा ब्लेड के अंदर, कितने एंगल पर, β1 एंगल पर। क्यों, क्योंकि ब्लेड का एंगल β1 है और ब्लेड से ही होते हुए हमको आगे निकलना है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें थोड़ा टिपिकल है बट समझो। अब यहां पर जो दो कंपोनेंट आपको दिख रहे हैं ना, इस कंपोनेंट को हम लोग बोलते हैं वर्ल कंपोनेंट, वर्ल कंपोनेंट, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लो कंपोनेंट। अब समझने की कोशिश करो, ये जो वर्ल कंपोनेंट है ये हेल्प करता है ब्लेड को रोटेट कराने में। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी कभी हम रोटेशनल
पावर की बात करेंगे जिसे हम रोटर पावर बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये जो हमको दिख रहा है ना, ये रनर बोल लो चाहे रोटर बोल लो, देखो कई सारे नाम पिक्चर में आएंगे, चाहे रोटर बोल लो चाहे रनर बोल लो, ठीक है ना। ये जो रोटर रोटेट करेगा ये किस वेलोसिटी की वजह से करेगा, VW1 की वजह से, ना कि VF1, मगर जो फ्लो हो रहा है नीचे की डायरेक्शन में वो VF1 की वजह से करेगा। ठीक है, आई बात समझ में? ये चीज समझ आई कि नहीं आई? सभी लोग बताओ मुझे, थोड़ा टिपिकल है बट सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अच्छा, VW1 निकालना भी बड़ा आसान है, जो V1 है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो ये हो जाएगा V1 cos α1, है कि नहीं। VF1 निकालना भी आसान है क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट, V1 का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, साइन होगा, तो ये हो जाएगा V1 sin α1, ठीक है। और डायरेक्शन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप डायरेक्शन नहीं लोगे आप वेलोसिटी का प्लस माइनस साइन डिसाइड नहीं कर पाओगे। तो याद रखो बेटा, यहां पर जो भी मैंने साइन लिए हैं, VW1 भी इसी डायरेक्शन में मिल रहा है, U1 भी आपको इसी डायरेक्शन में मिल रहा है। अगर आप यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस देखोगे तो ये कितनी होगी, ये बराबर होगी VW1 में से बेटा U1 को माइनस कर दो, आपको ये डिस्टेंस मिल जाएगी, ठीक है, आपको ये डिस्टेंस मिल जाएगी। अब मैं एक बार इसको पूरा फिर से समझाती हूँ, सिर्फ इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल अभी कर लेंगे क्योंकि आपकी क्लास आधे घंटे बाद फिर से, मैं क्लासेस का ड्यूरेशन नहीं बढ़ाऊंगी, ठीक है। इनलेट समझ लो, फिर कल इसको वापस से रिपीट करके पूरा वेलोसिटी ट्रायंगल समझाऊंगी, ठीक है, ताकि इसमें अच्छी क्लैरिटी मिल जाए। ध्यान से मेरी बात सुनने की कोशिश करना, ठीक है। ये आपने रनर या रोटर ले लिया, इसके ऊपर ब्लेड है, ब्लेड का अपना एंगल है, ठीक है। आपने यहां पर नोजल सेट करी है जिससे जेट आ रहा है, तो ये जो जेट आ रहा है यहीं पर तो नोजल लगी है, ठीक है। जेट किस वेलोसिटी से आ रहा है, V1 वेलोसिटी से, और नोजल जिस एंगल पर बेटा लगी होगी उस एंगल पर आके ब्लेड से टकराएगा, तो वो एंगल मैंने α1 मान लिया। और ऐसे वेलोसिटी ट्रायंगल बनाने की कोशिश करी कि यहां से लेकर यहां तक वेलोसिटी V1 है और ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी है। नाम भी मैं कल ही लिखवाऊंगी, अभी सिर्फ सुनते जाओ। एब्सोल्यूट वेलोसिटी का मतलब क्या है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी का मतलब क्या है, जेट की वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से जेट ब्लेड से टकराएगा, ठीक है। अब देखो ब्लेड को अगर आप देखोगे तो मैं इंटरेस्टेड हूं बस इनलेट पर, कि इनलेट पर क्या वेलोसिटी ट्रायंगल है, और फिर मैं इंटरेस्टेड हूं एग्जिट पर। तो मैंने देखा कि इनलेट हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, तो मैंने टेंजेंट डाला और मान लिया कि ब्लेड जो है इनलेट पर β1 एंगल बना रहा है, एग्जिट पकड़ा, टेंजेंट डाला, हॉरिजॉन्टल से एंगल देख लिया, β2 एंगल बना रहा है। यही तरीका है एंगल देखने का, किसी भी पॉइंट पर एंगल देखना है वहां टेंजेंट ड्रॉ कर दो, जैसे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे हॉरिजॉन्टल से एंगल नापोगे, आपको उस पॉइंट पर आने वाला एंगल मिल जाएगा। वही मैंने करा, β1 β2, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, जब ये V1 वेलोसिटी से ब्लेड पर टकराएगा तो ब्लेड भी तो U1 वेलोसिटी से आगे मूव करेगा, तो रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट आ गया, ठीक है ना। तो ब्लेड आगे बढ़ी, आप देखो ना, ये पॉइंट अगर आप देखोगे तो ये पॉइंट आगे बढ़ेगा ना, ये पॉइंट आगे बढ़ेगा ना, ये पॉइंट इधर बढ़ेगा ना, तभी तो ये सब मिला के एक दूसरे को रोटेट कर पाएंगे, तभी तो सब मिला के एक दूसरे को ऐसे करके रोटेट कर पाएंगे रनर को। तो ये जो U1 था इसको उठा के मैंने यहां पर सेट करा कि ये वेलोसिटी क्या आ गई, U1, ठीक है। अब बात ये थी कि मैम जब इस कर्व्ड ब्लेड से फ्लूइड आगे ऐसे, अब देखो फ्लूइड यहां रुकेगा थोड़ी ना, फ्लूइड ऐसे आगे बढ़ेगा, ध्यान से सुनो, फ्लूइड क्या करेगा, फ्लूइड ऐसे मूव करेगा। तो आप खुद बताओ, जब ये फ्लूइड मूव करेगा और एग्जिट पर पहुंचेगा इस तरीके से, तो क्या ये V1 वेलोसिटी से मूव करेगा, नहीं। क्या ये U1 वेलोसिटी से मूव करेगा, नहीं। आप बोलोगे कि मैम ब्लेड भी मूव करा, जेट भी मूव करा, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी से मूव करेगा। अब आप खुद सोच के देखो, अगर रिलेटिव वेलोसिटी V1 माइनस U है तो इसकी लेंथ से तो कम लेंथ होगी ना VR की। अगर VR की लेंथ V1 से बढ़ गई तो आप बोल रहे हो कि VR वेलोसिटी V1 से ज्यादा हो गई। मैंने आपको बताया कि जो वेलोसिटी है उसमें डायरेक्शन भी है और उसमें आपका मैग्नीट्यूड भी है। जो लेंथ बना रही हूं वो मैग्नीट्यूड दिखा रहा है और जो एरो बना रही हूं वो डायरेक्शन दिखा रहा है। तो VR1 कम होगा V1 से, क्योंकि वो रिलेटिव वेलोसिटी है। V1 में से U1 जब आप माइनस कर रहे हो तब मिल रहा है, तो मैंने उसको इधर से बनाया। इस रिलेटिव वेलोसिटी से जो फ्लूइड है ब्लेड के अंदर जाएगा। अब आप खुद सोच के देखो कि अगर फ्लूइड को ब्लेड के अंदर एंट्री करनी है,
ब्लेड के सरफेस से होते हुए गुजरना है, तो किस एंगल पर उसको जाना पड़ेगा? ब्लेड के ही तो एंगल पर चलेगा भैया। ब्लेड आपका फिक्स है, अब फ्लूइड को ब्लेड को अप्रोच करना है, तो फ्लूइड को ब्लेड के ही एंगल पर अप्रोच करना पड़ेगा। तो मैंने ये बोला कि इनलेट पर जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगी? आपने बोला मैम जो इनलेट पर ब्लेड एंगल बनाएगा वही एंगल रिलेटिव वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से बनानी चाहिए। आया समझ में? प्लेट के अलोंग, बेहतरीन। और ये कौन सी प्लेट है? कर्व्ड प्लेट है। ये कौन सी प्लेट है? कर्व्ड प्लेट है। तो अगर कर्व्ड सरफेस को फॉलो करते हुए फ्लूइड को इनलेट से एग्जिट पर पहुंचना है तो इसी एंगल पर पहुंचना पड़ेगा। यहां पर मैं आपसे पूछूंगी रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, आप बोलोगे जो रिलेटिव वेलोसिटी का एंगल क्या है, आप बोलोगे जो मैम ब्लेड का एंगल होगा ना वही रिलेटिव वेलोसिटी का एंगल होगा। यहां पर अगर मैं पूछूं ना कि यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी का एंगल क्या होगा, कोई बता सकता है? यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगी? अब बताओ मुझे। एग्जिट पर, अभी मैंने बनाया नहीं है, बस मैं आपसे पूछ रही हूं, एग्जिट पर रिलेटिव वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगी? एग्जिट पर रिलेटिव वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगी? अगर आप ये बता पा रहे हो तो इसका मतलब ऊपर वाला आप समझ गए। बहुत ही बेहतरीन, बीटा 2। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, यहां पर एक छोटा सा टास्क देती हूं। ये ब्लेड है, हॉरिजॉन्टल से ये एंगल बना रहा है फाई, ये बना रहा है थीटा। आप मुझे बताओ कि अगर मैंने ये रिलेटिव वेलोसिटी वी आर बताई और यहां पर अगर मैंने ये रिलेटिव वेलोसिटी वी आर 2 बनाई, तो आप मुझे बताओ कि दोनों हॉरिजॉन्टल ये एंगल कितना होगा और ये एंगल कितना होगा? रिलेटिव वेलोसिटी अगर मैं मान लूं कि ये इनलेट पर ब्लेड फाई एंगल बना रहा है, एग्जिट पर ब्लेड थीटा एंगल बना रहा है, तो इनलेट पर रिलेटिव वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगी? आप बोलोगे मैम फाई। क्यों? क्योंकि इनलेट पर ब्लेड भी फाई बना रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं एग्जिट पर रिलेटिव वेलोसिटी कितना एंगल बनाएगी? अच्छा एक चीज और देखो, इसी वजह से मैंने ये लाइन फॉलो करी है, देखो ना, इसी वजह से बेटा मैंने ये लाइन फॉलो करी। आप देखो ना पूरी एकदम स्ट्रेट लाइन बनाई है ताकि एंगल चेंज ना हो, क्योंकि अगर एक स्ट्रेट लाइन होगी, अगर एक स्ट्रेट लाइन होगी तो यह हर जगह हॉरिजॉन्टल से सेम एंगल बनाएगी, तभी यहां पर भी वही एंगल बना रही है और यहां पर भी वही एंगल बना रही है। इसीलिए मैंने उस लाइन को फॉलो करा ताकि मैं यहां बीटा 1 बना पा रही हूं तो यहां पर भी बीटा 1 बना पाऊं। तो वहां पर क्या होगा, पहले थीटा मिल जाएगा फिर फाई मिल जाएगा। ठीक है, पहले थीटा मिल जाएगा फिर फाई मिल जाएगा, इसी वजह से वहां पर भी एंगल आपको देखने को मिल रहा होगा। तो देखो बेटा एक साफ डायग्राम बना के दिखाती हूं। मान लो ये थीटा, ये फाई है, ये थीटा है, तो यही लाइन आगे बढ़ाओ और हॉरिजॉन्टल से फाई एंगल दिखाओ, यही लाइन आगे बढ़ाओ और हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल दिखाओ। ठीक है, लाइन नहीं चेंज होनी चाहिए, वही वही लाइन चलेगी, तभी तो एंगल चेंज नहीं होगा ना। तो ये चीज समझने की थोड़ा सा कोशिश करिए। आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। वेलोसिटी ट्रायंगल अभी हमारा खत्म नहीं हो पाया है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन है स्क्रीन पर, आंसर लिख दो सभी लोग, आंसर लिख दो सभी लोग। बहुत ही बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। ठीक है, कल इसको वापस से जीरो से शुरू करेंगे। ठीक है, वेलोसिटी ट्रायंगल को कल से जीरो से शुरू करेंगे। अब छुट्टी, अब छुट्टी, अब छुट्टी, बस एक दो सवाल के जवाब दे दो, जाओ। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, ठीक है, मुझे पता है, मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है। खत्म सवाल, शानदार, जबरदस्त। दूसरा, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, आप करो अपने हिसाब से जो जवाब दोगे। टीपीपी बेटा कल आपको मिलेगी, कल की लास्ट की क्लास के साथ अटैच होगी। ठीक है, हाँ पोल कर देते हैं। अरे भाई इन लोगों ने पोल ही नहीं चालू करे, हर बार ये लोग यही करते हैं। कल से पोल स्टार्ट कराती, पहले वाली क्लास में पोल लगा हुआ था। ठीक है, ये स्टूडियो चेंज हो गया तो पोल हट गया। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मुझे जरूरत ही नहीं बोलने की, मुझे जरूरत ही नहीं है बोलने की, मुझे पता है आप कर लोगे।
जो 3 घंटे एनर्जी आपने दिखाई है ना, वो मोर देन सफिशिएंट है एजे के क्वेश्चन को उड़ा के फेंकने के लिए। बहुत ही बढ़िया, खतरनाक। चाह ट्रीट पे तो मजा आ रहा है आज है। ऐसे ही एकदम भौकाल होना चाहिए, है कि नहीं? ड्राफ्ट ट्यूब इज नॉट प्रेजेंट बोल रहा है, नॉट प्रेजेंट बोल रहा है, नॉट प्रेजेंट। इम्पल्स में नहीं होता, ठीक है? रिएक्शन में होगा, कैप्लान में होगा, फ्रांसिस में, ये सब रिएक्शन टरबाइन ही थी। ये छोड़ दो, कल डिस्कस करेंगे। इसका जवाब दे दो, चलो हटा देते हैं, कल फिर से ऐड करके ले आऊंगी, ठीक है? लास्ट क्वेश्चन है ये, लास्ट क्वेश्चन है। चलो लास्ट क्वेश्चन बता दो। ओके, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन, जबरदस्त। तो होपफुली आप लोगों को बढ़िया तरीके से मजा आया होगा आज के सेशन में। मजा आई ना? अभी मैं ज्यादा टाइम नहीं लेती हूँ, वरना आप लोग अभी 5 बजे वापस से बिजी हो जाओगे। तो आई एम गोइंग टू क्लोज दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच, आप लोग आए, सेशन देखा, एंजॉय करा। सबसे बड़ा चीज मेरे लिए यही होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा फन के साथ कंटेंट को पढ़ो, ताकि आपको समय ना खले कि 1.5 घंटा गुजर ही नहीं रहा है, 3 घंटे से क्लास चल रही है, आप देखा नहीं जा रहा, ठीक है? वैसा वाला फील नहीं आना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। 4 सेमेस्टर में था ये टॉपिक। अभी जैसे जैसे आप इसे कवर करते जाओगे, योर कॉन्फिडेंस लेवल विल इंक्रीज, ठीक है? फॉर्म बेटा अलग अलग टेलीग्राम प्लेटफॉर्म्स पर पड़े हुए हैं, ठीक है? आप अशोका सर्च करके चले जाना, अलग अलग बच्चों ने बना के रखे हैं, और वहां जाके फॉर्म आपको मिल जाएंगे, भर देना। बच्चे खुद ही सर्कुलेट कर रहे हैं आपस में फॉर्म, ठीक है? चलो थैंक यू वेरी मच। आप फटाफट जाओ, यहाँ पर टाइम मत बिताओ। 15 मिनट है, 1 कप चाय पियो या कॉफी पियो, फिर उसके बाद अभी सब बंद कर दो, टहलो, बैठे मत रहना, ठीक है? टहलो, इधर से उधर पूरा घूम के आओ, चाय पी के आओ, और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास आप अपनी करो अच्छे तरीके से। होपफुली यू ऑल विल गेट अ गुड रिजल्ट। ओके, सो गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।